हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका मेंटर राहुल। वेलकम टू बीपीएससी मंत्र ऑफिशियल। आई होप आप सभी को वज्र सीरीज समझ में तो आ ही गया होगा कि वज्र सीरीज में हम बीपीएससी के पीवाईक्यूज प्लस यूपीएससी के लास्ट 31 ईयर्स के पीवाईक्यूज को कंप्रहेंसिवली कंप्लीट करने वाले हैं फॉर अपकमिंग बीपीएससी एग्जाम। एंड दिस इज लेक्चर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हम सभी ने बिहार की हिस्ट्री को देख लिया था। आज हम बिहार ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार ज्योग्राफी। बट बिहार ज्योग्राफी को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बिहार के मैप को देख लेते हैं। दिस इज बिहार पॉलिटिकल मैप एंड दिस इज बिहार फिजिकल मैप। तो बिहार पॉलिटिकल और बिहार फिजिकल दोनों ही मैप को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपको बिहार की ज्योग्राफी को समझना है तो थोड़ा सा आपको मैं फिर से वापस से थोड़ा क्विक रिवीजन करवा देता हूं, जिससे कि आपके अंदर एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बना रहे। चाहूं तो मैं आपको क्वेश्चन से भी डायरेक्ट करवा दूं, बट मेरा ऐसा मानना है कि आप जब किसी चीज को स्टार्ट कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए उस चीज के बारे में या उस जगह के बारे में। तो चलिए, तो दिस इज पश्चिम चंपारण। लास्ट लेक्चर में मैं थोड़ा सा बताया था आपको। एंड दिस इज पूर्व चंपारण, सीहोर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज। तो आप मेरे साथ ही आप मैप को एक बार थोड़ा देख ले अच्छे से कि पश्चिम चंपारण कहाँ पर है, पटना कहाँ पर है, मुंगेर कहाँ पर है, क्योंकि मुंगेर का तो इंपॉर्टेंस बहुत हैवी है। माधेपुरा कहाँ पर है, वैशाली कहाँ पर है, मुजफ्फरपुर का नाम आए तो आपको समझ में आए कि मुजफ्फरपुर कहाँ पर है। नवादा का नाम नवादा का नाम मैं लूं तो आपको नवादा समझ में आ जाए कि नवादा कहाँ पर है। तो इसी प्रकार आपको हर एक जिला के बारे में नॉलेज होना चाहिए। टोटल हमारे बिहार में कितने जिले हैं? तो देयर आर टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट इन आवर बिहार। और ये जो जिला है, ये किसका सब क्लासिफिकेशन है? तो ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन का सब क्लासिफिकेशन है। मतलब हमारे बिहार में कितने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है? तो देयर आर टोटल 9 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन इन बिहार। अब ये 9 जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, वो कौन कौन से हैं? तो थोड़ा पहले इनके बारे में जान लेते हैं। पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, कोसी नदी के नाम पर, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर एंड मगध। तो दीज आर द टोटल 9 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन इन आवर बिहार, जिसको टोटली सब क्लासिफाई किया गया है 38 जिले में। तो जैसे पटना हो गया, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। पटना छोड़िए, तिरहुत का एग्जांपल देता हूं। तो जैसे हमारा तिरहुत है, तो तिरहुत तो कोई जिला नहीं है। आप तिरहुत कोई जिला सुने हो? नहीं। तिरहुत के अंदर बहुत जिले आते हैं, जैसे कि लाइक जैसे इसका हेडक्वार्टर जो है वो हमारा मुजफ्फरपुर हो गया। मुजफ्फरपुर आप मैप में देखो, दिस इज मुजफ्फरपुर। अब ये जो मुजफ्फरपुर है, ये इसका हेडक्वार्टर हो गया। तो अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये हमारा तिरहुत क्षेत्र होगा। जैसे हम जब बिहार का हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसमें हम तिरहुत क्षेत्र पढ़ते हैं, तिरहुत रीजन पढ़ते हैं कि वहां पे डायनेस्टी ने रूल किया था। तो जैसे तिरहुत क्षेत्र है आपका, तो तिरहुत में कितने जिले आ गए टोटल? तो देर आर टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट इन आवर तिरहुत एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। तब वो 6 जिले कौन सा हो गया? जैसे कि वेस्ट चंपारण हो गया हमारा, हमारा ईस्ट चंपारण हो गया, प्लस मुजफ्फरपुर वाला क्षेत्र हो गया। सीतामढ़ी कहाँ गया? सीतामढ़ी हो गया। सीहोर हो गया, ये छोटा सा जो है, प्लस वैशाली। तो ये जो क्षेत्र है, ये हमारा तिरहुत वाला क्षेत्र हो गया। इसी प्रकार हमारे से पटना हो गया, तो पटना में भी 6 डिवीजन है। तो ये पटना है, तो पटना में 6 कौन सा हो गया? तो जैसे नालंदा हो गया। इसी प्रकार भोजपुर हो गया। इसी प्रकार हमारा रोहतास वाला क्षेत्र हो गया। तो
टोटल 6 जो जिले हैं वो हमारे पटना एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में आते हैं। तो इस तरीके से सब क्लासिफाई किया गया है। तो ये थोड़ा बेसिक नॉलेज है जो कि आपको पता होना चाहिए। पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोशी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध। तो मैप को एकदम होता है ना कि दिमाग में एकदम बैठा लो आप। मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो बक्सर हो, अब जैसे बक्सर है उत्तर प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। इसी प्रकार जैसे सीतामढ़ी है नेपाल से कर लिया। इसी प्रकार जैसे कटिहार है वेस्ट बंगाल से कर रहा है। तो इससे हमें पता है क्या पता चलता है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ, नेपाल है। अब आप सभी जानते हो कि हिमालय वाला क्षेत्र है ऊपर। हिमालय से क्या बहता है? रिवर बहता है। अच्छा, हिमालय से रिवर बह रहा है तो हिमालय से रिवर तो हम एक पढ़ते हैं ना फंक्शन हिमालय का, कि जैसे हिमालय के जो रिवर्स होते हैं वो पेरेनियल होते हैं। मतलब कि बारहों माह बहते हैं, सीजनल नहीं होते हैं, पेरेनियल होते हैं। अब यहाँ की नदी अच्छा बह रहा है, यहाँ पे हर जगह पे बह रहा है। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो ये नॉर्दर्न जो बिहार का क्षेत्र है ये हमेशा क्या रहेगा? फ्लड के चपेट में रहेगा। जबकि हमारा जो साउदर्न वाला बिहार है, ये इसका जब आप फिजिकल वो देखोगे, मैप देखोगे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा प्लेट्यू, यहाँ पे पठारे हैं। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सीजनल रिवर है। तो यहाँ पे जो होता है ना कि जो फ्लड अफेक्टेड जोन है ये बहुत लेस रहेगा एज कंपेयर टू नॉर्दर्न बिहार के मुकाबले। इसीलिए बाढ़ ज्यादातर हमको नॉर्दर्न बिहार में देखने को मिलता है। इसी प्रकार जब हम मिनरल रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो क्योंकि ये झारखंड का क्षेत्र है और यहाँ पे हम पढ़ते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू है। और छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है वो क्या है? मिनरल रिसोर्स रिच है। मिनरल रिच रिसोर्सेज यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो इससे क्या होगा? इससे जो ये वाला क्षेत्र रहेगा यहाँ पे बहुत ज्यादा हमको जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये चीज आई होप समझ में आपको आ गया होगा। यहाँ पे आपको बहुत पठारे देखने को मिलेगा, यहाँ पे विंध्याचल वाला क्षेत्र है। और प्लस ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, रेन हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ का जो बॉर्डर है वो वेस्ट बंगाल से शेयर हुआ है। तो अच्छा, आप इस चीज को समझ रहे हो तो आप बिहार ज्योग्राफी को समझ लोगे आराम से। इस बात को, बिहार के क्लाइमेट को समझ लोगे आप आराम से कि बिहार का क्लाइमेट क्या है। इसी प्रकार जैसे हमारा बिहार जो है वो बीच में दो भाग में बटा हुआ है। और बीच में जो बांटने वाला जो हमारा नदी है, उसका नाम क्या है? गंगा नदी। 25 किलोमीटर ओवरऑल इसका जो साइज होता है। और ये हमारे बिहार को दो भाग में बांटा है, एक नॉर्दर्न बिहार प्लेन और एक साउदर्न बिहार प्लेन। ठीक। तो इसको भी हम थोड़ा समझेंगे बाद में। फिलहाल में हम अपना क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बिहार ज्योग्राफी को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लेक्चर का। बिहार का ओवरव्यू देना बहुत जरूरी है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। कहाँ गया? यहां से बिहार ज्योग्राफी स्टार्ट है। द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार इज, बिहार का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है वो कितना है? 94,316 स्क्वायर किलोमीटर, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, कि 94,526 स्क्वायर किलोमीटर, या 94,200 स्क्वायर किलोमीटर, 94,316, 94,163, 94,526, कि 94,200। तो इसका आंसर क्या होगा? 94,163 स्क्वायर किलोमीटर में हमारा जो बिहार का ज्योग्राफिकल एरिया है वो टोटल फैला हुआ है। जो कि हमारे जो बिहार का कितना परसेंटेज हो गया? 2 पॉइंट, जो हमारे पूरे इंडिया कितना हो गया? 2.86%। तो इंडिया इंडिया जैसा 100% हो गया अपने आप में। तो उसका जो 2.86 जो एरिया है वो हमारा बिहार का क्षेत्र है। प्लस कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द बिहार, जैसे कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन 24 डिग्री 2010 नॉर्थ और 27 डिग्री 3115 नॉर्थ। बड़ा बोरिंग हो जाता है लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल याद करने में। बस आप नॉर्मल नंबर याद कर लो, 24 27, 24 से 27 तक, या 24 20, 27 31। इसी तरीके से लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन हुआ 83 19 और 88 17। टोटल एरिया हमने देख ही लिया 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। और जो सी लेवल से हमारा कितना हाइट पर है बिहार? तो 173 फीट पर है। अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 53 मीटर।
फॉर्मेशन डे तो हम जानते ही हैं, 22 मार्च 1912। और जो हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी है बहुत ज्यादा है। अच्छा, यूनियन टेरिटरी मतलब दिल्ली को हटा दिया जाए तो हमारे भारत में बिहार का बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। पॉपुलेशन डेंसिटी तो आप समझते ही होंगे। तो 1106 स्क्वायर किलोमीटर में हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी है टोटल। मतलब पॉपुलेशन बहुत, घनत्व बहुत ज्यादा है। तो जैसे कोई पार्टिकुलर जगह है तो वहां पे जनसंख्या बहुत हैवी है ओवरऑल। एक्सटेंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब अच्छा, ये बिहार है तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ इसका कितना है, 483 किलोमीटर। बट वही नॉर्थ से साउथ की तरफ कितना है, 345 किलोमीटर। तो ये तो थोड़ा फिजिकल फीचर्स हो गया बिहार का। इस फीचर्स के अलावा जैसे आप सभी ने पढ़ा होगा या आप सुने तो होंगे, कोपेन क्लासिफिकेशन। तो जो कोपेन क्लासिफिकेशन है, तो ये क्या बताता है कोपेन क्लासिफिकेशन? क्लाइमेटिक जोन बताता है। तो हमारे बिहार का कौन सा क्लाइमेटिक जोन है या हमारे बिहार में कौन सा क्लाइमेट है? तो क्योंकि हमने पहले ही बात कर लिया एक बात पे कि हमारा बिहार जो है वो टू पोर्शन में बटा हुआ है। पहला हो गया नॉर्थ बिहार एंड सेकंड वन इज साउदर्न बिहार। जो हमारा नॉर्दर्न बिहार है ना, उसका जो क्लाइमेट है नॉर्दर्न बिहार का, वो क्या है, कभी एग्जाम में पूछ दिया तो CWG पूछा ही है। और जो हमारा साउदर्न बिहार है उसका अच्छा क्लाइमेट कोई पूछा या एग्जामिनर पूछा तो AW। अब ये CWG का मतलब क्या है कि मानसून मानसून टाइप है विथ ड्राई विंटर्स। और नॉर्दर्न बिहार के बारे में हम लोगों ने देख ही लिया कि वहां पे बाढ़ बहुत ज्यादा आता है। तो मानसूनल टाइप है बट विथ ड्राई विंटर्स। और इसी प्रकार जो साउदर्न बिहार है वहां पे कौन सा होगा, हम लोगों ने अभी देखा था ना, ट्रॉपिकल सवाना टाइप। जैसे मध्य प्रदेश का जो क्लाइमेट है वही हमारा साउदर्न बिहार का भी है। बहुत सूखा पड़ता है वहां पर, गर्मी बहुत है, बहुत हैवी गर्मी पड़ता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा बेसिक्स। टोटल कितने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन थे, 9 थे। और जो हमारा बिहार है उसका जो सबसे हॉटेस्ट और सबसे कोल्डेस्ट जो जिला है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। जब पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा ठीक से पढ़ लें। जो सबसे हॉटेस्ट वाला जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो है गया, जहाँ पे बिपाड है। जो हमारा सबसे कोल्डेस्ट, सॉरी, जो हमारा सबसे कोल्डेस्ट है वो भी कौन सा है, गया ही है। तो हॉटेस्ट हो या कोल्डेस्ट हो, दोनों ही क्या होगा, गया होगा। इसको दिमाग में आप अभी बैठा लें तो थोड़ा सिंपल हो जाता है, क्योंकि दोनों में किसका नाम आता है, गया का नाम आता है। प्लस जो हम लोग ने अभी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन देखा 9 टोटल, उसमें सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन कौन सा है, जब बोल सकते हैं सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन, तो कौन सा है हमारा, भागलपुर। जो भागलपुर वाला डिवीजन है वो सबसे स्मॉलेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें टोटल 2 ही जिले आते हैं। ऐसे तो सबसे ज्यादा तो 6 वाले तो बहुत से पेयरिंग हो जा रहे हैं, पर ये जो 2 वाला है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि छोटा है। तो इसमें कौन कौन होगा, तो एक तो खुद भागलपुर हो गया, बहुत आसान है इसको याद करना। एक तो भागलपुर हो गया और एक कौन सा हो गया, बांका। और ये कहाँ पड़ता है, दिखा रहा हूं मैं आपको मैप पे। ये वाला जो क्षेत्र है, ये दोनों, ये जो बांका है ना, जहां पे हमको क्या देखने को मिलता है, चाइना क्ले देखने को मिलता है, गैलेना नाम का एक रिसोर्स है वो देखने को मिलता है। तो ये जो बांका जिला है, ये हमारा एक स्मॉलेस्ट डिवीजन में आता है, मतलब स्मॉलेस्ट जिले में भी आ जाता है। तो आई होप थोड़ा समझ में आ गया होगा ऊपर ऊपर आप सभी को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार तिलहर कुंड इज लोकेटेड? तो तिलहर कुंड कहाँ लोकेटेड है हमारे बिहार में, नवादा में, कैमूर में, रोहतास में, कि सासाराम में? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कैमूर। कैमूर इज द करेक्ट आंसर। तो जो तिलहर कुंड है ये कहाँ पड़ता है, कैमूर में पड़ता है। और कैमूर कहाँ पे था आपको याद होगा, कैमूर का जो बॉर्डर था मैंने बताया था ना कि वाराणसी से शेयर होता है। वाराणसी कहाँ पड़ता है, यूपी में। और किसका कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बनारस। अच्छा, आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो इसका। करकट और तिलहर, दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स इन कैमूर। तो तिलहर के साथ साथ आप करकट भी याद कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इन करकट वाटरफॉल बिहार फर्स्ट क्रोकोडाइल रिजर्व हैज बीन मेड।
तो जो करकट वाटरफॉल है, वहां बिहार का पहला क्रोकोडाइल रिजर्व बनाया गया था। और जो ककलोट है, ककोलट वाटरफॉल, ये एक इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है जो कि नवादा में पड़ता है। नवादा जिला है ना, नालंदा के पास। तो वहां पे क्या है, ककोलत वाटरफॉल, और इसको हम लोग नायग्रा ऑफ बिहार भी कहते हैं। कल के दिन में एग्जाम आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज नोन एज नायग्रा ऑफ बिहार। तो क्या होगा, ककोलत वाटरफॉल। एंड कश्मीर ऑफ बिहार, with an elevation of 160 feet, approximately 50 meter. It is the highest waterfall in Bihar. Next one is सुखलदारी वाटरफॉल। तो सुखलदारी वाटरफॉल कहां पर है, दरी होता है ना, दरी। तो सुखलदारी वाटरफॉल इज एट द जंक्शन ऑफ बिहार, उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। तो ये जितने भी जिले हैं ना, इनके जंक्शन में पड़ता है। क्या नाम है इसका, सुखलदारी वाटरफॉल। तो आई होप समझ में आ गया होगा करकट वाटरफॉल कहां पर है और क्यों इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बिहार का जो पहला क्रोकोडाइल रिजर्व था वो यहीं पे बना था। विच इज द एशिया लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक इन बिहार। तो एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक जो है हमारे बिहार में कहां पर है, या कौन सा है। कन्वर लेक, अनुपम लेक, घोगा लेक या कुशेश्वर लेक। तो आंसर क्या होगा, कन्वर लेक। कन्वर लेक जो है वो हमारे एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है, जो कि कहां पे लोकेटेड है, तो हमारे बिहार में है। कबरताल या कन्वर लेक, ये कहाँ सिचुएटेड है, तो ये सिचुएटेड है हमारे बेगूसराय जिले में, बिहार में। और बेगूसराय कहाँ पड़ता है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये दिख रहा है ना, ये बेगूसराय है, खगड़िया के पास या मुंगेर के पास बोल सकते हो, या लखीसराय हो गया, या आप बोल सकते हो पटना से बॉर्डर शेयर कर रहा है, समस्तीपुर हो गया। तो बेगूसराय किस लिए फेमस है, देखिए यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ, कन्वर लेक है ना, यहीं पर है, ये लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है एशिया का। और यहाँ पे क्या पाया जाता था, यहाँ पे सॉल्ट पीटर पाया जाता था। चलिए आ जाते हैं वापस। तो जो कहाँ पे हम लोग, कबरताल या कन्वर लेक जो है वो हमारे बेगूसराय जिले में है। और कन्वर लेक जो है वो एशिया का लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है, जो कि फॉर्म हुआ था बिकॉज ऑफ बूढ़ी गंडक रिवर मैंड्रिंग, जो मेंडर करता है ना इस तरीके से। तो इसी इसी की वजह से ये फॉर्म हुआ था कन्वर लेक। 2020 में कन्वर लेक जो था वो डिक्लेयर हुआ था 39 नंबर का रामसर साइट इन इंडिया। और बिहार का पहला, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिहार का जो सबसे पहला रामसर साइट है वो कौन सा है, तो वो आपका कन्वर लेक है। अनुपम जो लेक है वो कहां पर है, तो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ कैमूर डिस्ट्रिक्ट, पूछता भी एग्जाम में बहुत ज्यादा है, द लार्जेस्ट सेंचुरी इन द बिहार। इसी प्रकार कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी कहां पर है, तो दरभंगा जिला में है। और जो गोगा बिल है ये कहां पर है, तो ये प्रेजेंटली कहां पर है, प्रेजेंट इन कटिहार। हैज द मोस्ट सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ एक्वेटिक बर्ड इन बिहार। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है, एक्वेटिक बर्ड है बिहार का, एज पर द लेटेस्ट बर्ड सेंसस कंडक्टेड बाय द डैश डैश डैश। इट इज द फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व इन द स्टेट। और ये हमारे जो बिहार राज्य है उसका पहला कम्युनिटी रिजर्व भी है। कौन, गोगा बिल। तो गोगा बिल कहां पर है, कटिहार में। कुशेश्वर कहां पर है, दरभंगा में। अनुपम कहां पर है, कैमूर में। कन्वर कहां पर था, तो ये हमारा कहां पड़ रहा था, बेगूसराय में, या इसको कबरताल भी कहते हैं। Although it is mentioned in many places that Kanwar Lake is formed due to the meandering of Gandak, it is formed due to the Buri Gandak as a Gandak meet Ganga near the Patna only. तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। विच इज द फर्स्ट रामसर साइट इन बिहार, हम लोगों ने देख लिया कौन सा था, कन्वर लेक या कबरताल। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार इज द लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व। तो ये तो एग्जाम में पूछा ही था, ये बहुत हाईलाइट भी हुआ था। कौन सा जिला है, जमुई। जमुई में क्या पाया जाता है, लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व पाया जाता है। तो इन इंडिया द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ द गोल्ड आर प्राइमरी लोकेटेड इन बिहार 44%, followed by Rajasthan 25%, Karnataka 21%, West Bengal 3% एंड आंध्र प्रदेश 3%। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमको। बिहार, हम लोग बिहार पढ़ रहे हैं तो बिहार के बारे में हमको जानना जरूरी है कि बिहार में पूरे इंडिया का 44% गोल्ड रिजर्व है, एज पर द मीडिया रिपोर्ट है ये। द रिमेनिंग 2% रिसोर्स, और जैसे ये बाकी स्टेट में, द प्रेजेंस ऑफ द गोल्ड इन एरिया सच एज करमटिया, झज्जा, सोनो इन द जमुई डिस्ट्रिक्ट। तो अच्छा प्रिसाइजली पूछे तो आपका करमटिया हो गया, झझा हो गया, सोनो हो गया। बट एज अ होल पूछा जाए तो जमुई डिस्ट्रिक्ट लगा देंगे आप। गोल्ड इज फाउंड इन, तो ये समझ गए आप। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार एज अ मिका डिपॉजिट, ठीक। तो कौन होगा, रोहतास, पटना, गया कि सारण।
तो जो आपका माइका होता है ना, वो कहाँ पाया जाता है? तो वो हमारे गया जिले में है। ऐसा नहीं है कि बस गया में ही पाया जाता है, आपको क्वेश्चन के हिसाब से टिक लगाना है। ठीक। तो जैसे 67th बीपीएससी में जैसे कैंसिल जो हो गया था, उसमें जो ऑप्शन दिया गया था वो गया था, तो गया हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक मिनरल रिसोर्स पे किसी एक जिले का हाथ है। ठीक। कुछ ऐसे जिले हैं, जैसे कुछ ऐसे मिनरल रिसोर्सेज होते हैं जिन पे कोई एक जो होता है ना कि ऑटोनॉमी एक जिले का होता है, लाइक जैसे जमुई हो गया। तो आप जल्दी जमुई के अलावा कोई और जिला में नहीं सुनोगे गोल्ड पाया जा रहा है। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट आंसर हो जाता है कि भाई जमुई होगा। बट कुछ कुछ क्या हो जाते हैं ना, बहुत विवादित हो जाते हैं। बट उस पर हमको नहीं जाना है, क्योंकि हम पीवाईक्यूज कर रहे हैं, तो डायरेक्ट हम बीपीएससी के ऑफिशियल की पे ही जाएंगे। रोहतास हैज अ विंध्यन रेंज रॉक। जो रोहतास वाला क्षेत्र है वहां पे क्या है? वहां पे विंध्यन रेंज रॉक का क्या एक्सटेंशन है? विंध्यांचल। आप सुने होगे ना विंध्यांचल। विंध्यांचल मंदिर भी सुने होगे आप। ये कहाँ पड़ता है? मिर्जापुर में। मिर्जापुर यूपी में। तो उसी का एक्सटेंशन है। इसीलिए तो ये जो एरिया है ये पठारी क्षेत्र है, यहाँ पे गर्मी है, यहाँ पे सूखापन बहुत ज्यादा है। तो रोहतास हैज विंध्यन रेंज रॉक, दीज आर रिच इन लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन। अब सैंडस्टोन जैसे कि चुनार का आप नाम सुने होंगे, चुनार भी मिर्जापुर में ही पड़ता है। और ये जो चुनार है, यहाँ पे क्या था? रेड सैंडस्टोन बहुत ज्यादा फेमस था। तो जो रोहतास से वहां पे क्या पाया जाता है? लाइमस्टोन और सैंडस्टोन। दिस मेक देम सुटेबल फॉर यूज इन द बिल्डिंग मटेरियल एंड सीमेंट इंडस्ट्री रिस्पेक्टिवली। गया में कौन सा रॉक है? तो गया में हम देखते हैं आर्कियन रॉक्स। रॉक्स के बहुत कैटेगराइजेशन है, उसमें से एक कैटेगराइजेशन आर्कियन रॉक का है। दिस रॉक आर रिच इन माइका, बॉक्साइट, आयरन ओर। गया ऑल्सो मेक्स इट्स बॉर्डर विद द कोडरमा। तो कोडरमा के साथ भी गया जो हमारा है वो क्या शेयर करता है? बॉर्डर। और कोडरमा क्या है? माइका कैपिटल ऑफ इंडिया। जो माइका है वो फाइंड इट्स यूज इन इलेक्ट, ये तो हम जानते ही हैं कि माइका का इस्तेमाल जो होता है वो हम इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में करते हैं। हमारे घर में जो अप्लायंसेज होता है उसमें माइका का इस्तेमाल होता है, कि जो करंट होता है वो मतलब ना उतर पाए, प्लस एक गुड इंसुलेशन उसकी प्रॉपर्टी होती है ओवरऑल। तो दीज आर द मिनरल्स एंड उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस किस डिस्ट्रिक्ट्स में है, प्लस कौन कौन सा मिनरल्स है और डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक। तो देख लेते हैं। लाइमस्टोन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से थोड़ा देखिएगा। लाइमस्टोन हो गया, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, तो ये कैमूर, रोहतास और मुंगेर वाला क्षेत्र हो गया। अब देखिए आप मेरे साथ थोड़ा मैपिंग कर लीजिए। रोहतास ये हो गया, दिस वन इज रोहतास। और क्या था? कैमूर। क्योंकि यहाँ पे विंध्यन का क्या है? आपका एक्सटेंशन है। तो क्योंकि वहां पर भी पाया जाता है लाइमस्टोन, तो यहाँ पर भी पाया जाएगा लाइमस्टोन। प्लस हमारा जो ये मुंगेर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ये तो टोटली रिच इन रिसोर्सेज है। ये जो क्षेत्र है मुंगेर वाला, यहाँ पे आप खुद देख सकते हो। यहाँ पे एस्बेस्टॉस पाया जाता है, क्वार्ट्ज पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है, स्टेटाइट पाया जाता है। ये जो होता है ना टाल का बना होता है, टॉल्क। प्लस मैंगनीज हो गया, चाइना क्ले हो गया, क्वार्ट्जाइट हो गया, मतलब इतना पाया जाता है कि पूछिए मत। तो मुंगेर तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो होता है ना कि अच्छा कभी अंदाजा मारना हो तो मुंगेर मार दीजिएगा, रिसोर्सेज में पूछ दिया कभी तो कैमूर, रोहतास, मुंगेर हो गया। और मुंगेर का लठ भी बहुत फेमस है। गांधी जी का वो था ना जो डंडा, वो मुंगेर से ही दिया गया था। माइका हो गया, नवादा, जमुई, गया। नवादा जानते हो आप कहां पर है, जमुई कहां पर है, गया कहां पर है, आप देख लियोगे मैप पे। क्वार्ट्जाइट, मुंगेर। क्वार्ट्जाइट कहां पाया जा रहा है? तो मुंगेर में बस। तो मुंगेर इसमें कॉमन हो गया, मुंगेर इसमें कॉमन हो गया, तो मुंगेर में क्या पाया जा रहा है? लाइमस्टोन पाया जा रहा है, और इसी मुंगेर में क्वार्ट्जाइट ही पाया जा रहा है। बेगूसराय, समस्तीपुर और सारण जो जिला है, ये तो दोनों आपस में थोड़ा बहुत पास में है। सारण जो हो गया वो सॉल्ट पीटर के लिए बहुत फेमस है। जो एक्सप्लोजिव में इस्तेमाल करते हैं ना सॉल्ट पीटर का। और जो हमारे ब्रिटिशर्स थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे, वो सॉल्ट पीटर का एक्सपोर्ट भी करते थे, जो भी गन या एक्सप्लोजिव वाली चीजों को बनाने के लिए। और वो हमारे बिहार से होता था। पायराइट जैसे केमिकल और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं इसका, और ये कैमूर और रोहतास जिले में पाया जाता है। तो जितना भी इंडस्ट्री रिलेटेड मिनरल रिसोर्सेज पाया जाएगा ना, वो ज्यादातर कैमूर और रोहतास में ही देखने को मिलेगा। इसी प्रकार बॉक्साइट, एल्युमिनियम का ओर। और ये कहाँ पाया जा रहा है? तो मुंगेर में। तो मुंगेर में क्या क्या पाया जा रहा है? बॉक्साइट प्लस क्वार्ट्जाइट प्लस लाइमस्टोन। और क्या क्या पाया जा रहा है? क्वार्ट्स, ये तो हम लोगों ने देख ही लिया था। ग्लास में जैसे जो ग्लास इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, तो नवादा, गया और मुंगेर। बांका में क्या है? गलेना। ये एकदम यूनिक हो गया ना सुन के। तो गलेना कहां पर है? बांका जिला में। चाइना क्ले कहाँ पाया जा रहा है? तो चाइना क्ले जो मिनरल है
वो भागलपुर, बांका और मुंगेर में पाया जा रहा है। इस तरीके से टीन जो है वो गया में पाया जा रहा है। मैंगनीज जो है मुंगेर और गया दोनों में। और स्टेटाइट मुंगेर में, होता है ना टॉल का बना होता है, टाल्क। एस्बेस्टॉस कहाँ पाया जा रहा है? तो मुंगेर में। तो मुंगेर देख लीजिए आप कितना कॉमन है, मुंगेर इधर हो गया, मुंगेर इधर हो गया, मुंगेर इधर हो गया। तो एम फॉर मुंगेर, एम फॉर मैंगनीज। प्लस चाइना क्ले भी मुंगेर में पाया जा रहा है। इसमें मुंगेर हो गया कॉमन, इसमें हो गया मुंगेर कॉमन, स्लेट में। तो आप देख सकते हो कितना कॉमनली। और गया में क्या पाया जा रहा है? गया में यूरेनियम हो गया, ये बड़ा यूनिक हो गया भाई। न्यूक्लियर रिएक्टर में, न्यूक्लियर में इस्तेमाल होता है यूरेनियम का। दैट्स वाई यूरेनियम बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्योंकि, अब मेरा ये आपसे प्रश्न है, झारखंड में कहाँ यूरेनियम पाया जाता है? इसका आप आंसर दो। इसी से ये एसोसिएट कर जाता है जो गया वाला चित्र है। मैं बोला ना, जब भी कोई फिजिकल डिवीजन होता है, जैसे कि नेपाल है। अब नेपाल में हिमालयाज है। अब वहां के जो रिवर्स हैं वो तो पेरेनियल है, मतलब 12 माह बह रहे हैं। इनके कारण क्या होता है? फ्लड आता है। तो हर कुछ एक दूसरे से एसोसिएटेड है, हर चीज पे डिपेंडेंट है। ठीक। इसी प्रकार नीचे वाले चित्र में हिल्स पाए जाते हैं। हिल्स का मतलब है कि यहाँ पे प्लेटिव पाए जाते हैं ओवरऑल। अब प्लेटिव आ गया तो मतलब रिसोर्स आ गया होगा। अब रिसोर्स आ गया होगा, प्लस यहाँ पे गर्मी भी बहुत होगा, मतलब हॉट जगह होगा ये। तो इस तरीके से आपको समझना है। हु अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ मिनरल एंड डिस्ट्रिक्ट्स व्हिच वन इज करेक्टली मैच? जैसे लाइमस्टोन कैमूर हो गया, ये हम लोगों ने देखा, ये यही सही है। माइका भागलपुर, तो माइका क्या हम लोगों ने भागलपुर में देखा था? नहीं, हम लोगों ने माइका भागलपुर में नहीं देखा था। माइका हम लोगों ने नवादा में देखा था, जमुई में देखा था और गया में, नॉट इन भागलपुर। ठीक। भागलपुर का तो सिल्क फेमस है, वहां पे एक प्रकार का राइस होता है वो फेमस है। ठीक। इसी प्रकार कॉर्डजाइट क्या हम लोगों ने मधुबनी देखा था? नहीं, कॉर्डजाइट में तो क्या था? मुंगेर का क्षेत्र था। इसी प्रकार लीड जिंक गया थी। गया में हम लोगों ने क्या देखा? गया में हम लोगों ने यूरेनियम देखा। गया में हम सभी ने टीन देखा। गया में हम सभी ने मैंगनीज भी देखा, अदर देन मुंगेर। और गया में क्या क्या देखने को मिला? क्वार्ट्ज देखने को मिला, जो ग्लास इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। और गया में क्या था? गया में हमारा माइका भी देखने को मिला था। तो इस तरीके से थोड़ा याद करना है हमको अच्छे से। कैमूर प्लेटिव इज अ फेमस फॉर, तो हम सभी को पता है। रोहतास हैज द हाईएस्ट डिपॉजिट ऑफ पायराइट्स, ये बात सच है। हमारे बिहार में पायराइट्स का 90% से ज्यादा जो डिपॉजिट है वो रोहतास में है। ये बात एकदम सही है। ठीक। लाइमस्टोन इज फाउंड इन कैमूर, भभुआ। तो लाइमस्टोन हमको पता है, कैमूर हो गया आपका, रोहतास वाला क्षेत्र हो गया, मुंगेर वाला क्षेत्र हो गया, वहां पे लाइमस्टोन पाया जाता है। मुंगेर याद कर लीजिएगा कि मुंगेर जो है वो कॉमन है मिनरल रिसोर्सेज में ज्यादातर जगह पर। ये ट्रिक्स है। जैसे गोल्ड हो गया, तुक्का मारना है हमको, अब तुक्का बैठाना है तो किससे बैठाएंगे? जैसे डेवलपमेंट की बात जब आता है, ज्यादातर आप करंट अफेयर में नोटिस किए होगे, जब करंट अफेयर सीए पढ़ते होगे, तो मैक्सिमम कोई भी चीज का जो डेवलपमेंट हम देखते हैं, तो अच्छा उसमें ऑप्शन गुजरात है, तो मैक्सिमली हम देखते हैं कि वो सही हो जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ मुंगेर सही हो जाएगा लगभग चीज में, हर जगह नहीं पर बहुत जगह पे। गोल्ड डिपॉजिट आर फाउंड इन द जमुई डिस्ट्रिक्ट, तो हम लोगों ने देख ही लिया। अगेन सम मिनरल्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स, जैसे हम लोगों ने कुछ तो देख ही लिया, जैसे पायराइट्स हो गया रोहतास, अमझोर और पत्थर घाट एरिया। इसी प्रकार लाइमस्टोन और सैंडस्टोन, कैमूर, रोहतास और मुंगेर। माइका, गया नवादा। कोल, भागलपुर, कहलगांव, मंडर ब्लॉक। और बॉक्साइट कहां पे हो गया? रोहतास, मुंगेर। और यूरेनियम, गया। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार इज नोन एज द सिल्क सिटी? हम सब जानते हैं भागलपुर हो गया। तो भागलपुर किस लिए फेमस है? तुषार सिल्क के लिए फेमस है और भागलपुरी साड़ी के लिए। तो जो सिल्कवॉर्म होता है जो प्रोड्यूस करता है तुषार सिल्क फ्रॉम द तुषार साड़ी, ठीक, ये हम जानते हैं। द सिल्क इंस्टीट्यूट एंड, हाँ, अब क्योंकि सिल्क के लिए फेमस है तो यहीं पे होगा सिल्क इंस्टीट्यूट और एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। भागलपुरी जो सिल्क है वो किसका बना होता है? तो जो भागलपुरी सिल्क होता है वो बना होता है कोकोन्स ऑफ एंथ्रिया पफिया सिल्क सिल्क वॉर्म्स। तो ये जो स्पीसीज है इसका थोड़ा बहुत नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, उतना भी नहीं, क्योंकि ये तो किसका कंपोनेंट हो गया फिर ये तो ज्योग्राफी का जो इंडियन ज्योग्राफी है उसका कंपोनेंट हो जाएगा, प्लस बायोलॉजी का हो जाएगा। तो क्वेश्चन तब बनना नहीं है।
पर तभी पता होना चाहिए कि भागलपुरी जो सिल्क है वो किसका बना होता है, तो कोकोन्स ऑफ एंथ्रेया पपिया सिल्क वॉर्म. दिस स्पीसीज ऑल्सो नोन एज वन्य सिल्क वॉर्म इज नेटिव टू द इंडिया. अब थोड़ा इंडस्ट्रीज देख लेते हैं, इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट्स. भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कहां पर है? मोकामा, पटना. फर्टिलाइजर बरौनी, बेगूसराय. ऑयल रिफाइनरी बरौनी, बेगूसराय. तो दो हो गया, एक फर्टिलाइजर हो गया, एक ऑयल रिफाइनरी हो गया. सीमेंट डालमिया नगर, रोहतासी, तो सब जानता है. अब सीमेंट आ गया तो अब तो समझिए, इतना तो दिमाग में आ ही गया होगा अब तक. इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री कहां पर है? तो माधेपुरा. जूट कहां पे मिलेगा? तो कटिहार. अब कटिहार वाला क्षेत्र आप देखो, आपको मैं दिखाता हूं. ये आपका कटिहार वाला क्षेत्र हो गया ना. तो कटिहार वाला क्षेत्र कहां से हो गया? वेस्ट बंगाल से एसोसिएट कर गया. तो इससे आप याद कर लो. सिल्क कहां हो गया? भागलपुर. तो भागलपुर वाला क्षेत्र ये रहा, भागलपुर. यहाँ पे क्या फेमस है? सिल्क. रेल व्हील प्लांट सारण. बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड, फतुहा, पटना. तो बिहार स्टेट का जो स्कूटर लिमिटेड है वो कहां पर है? फतुहा में. प्लाईवुड हाजीपुर. तो हाजीपुर कहां पर है? इसको भी देख लो आप. तो हाजीपुर जो है वो हमारा कहां पड़ता है? पटना के पास पड़ता है हाजीपुर. ये जो आपका वैशाल्य क्षेत्र है ये रहा, दिस वन. हाजीपुर यहीं पर है. तो यहाँ आई होप कि आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंडस्ट्री एंड प्लेस इज नॉट करेक्टली मैच? ऑयल रिफाइनरी बरौनी. तो हम लोगों ने भी देखा कि एकदम सही था. ऑयल रिफाइनरी कहां पे था? बरौनी में था. सीमेंट कहां पे था? बंजारी, बंजरी. फर्टिलाइजर कहां पर है? बरौही. और वैगन इंजीनियरिंग कहां पर है? भागलपुर. तो भागलपुर में नहीं था. हमने देखा कि ये मोकामा हो गया, पटना. अब देखिए इसमें जो अदर ऑप्शंस हैं, लाइक जो हम लोगों ने देखा सीमेंट हो गया आपका, बंजरी. तो बंजारी याद कर लीजिए आप, इसमें से भी थोड़ा सा पॉइंट निकाल के, कि जो बंजारी है वो आपका कहा गया, सीमेंट के लिए फेमस हो गया. तो सीमेंट के लिए डालमिया नगर हो गया, और ये हो गया. प्लस फर्टिलाइजर में जैसे हम लोगों ने देखा बरौही. तो फर्टिलाइजर जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा था ना कि फर्टिलाइजर कहाँ पे था? बरौनी. ये बरौनी ही होना चाहिए था आई थिंक. खैर, वैगन इंजीनियरिंग भागलपुर. देखिए, अच्छा, भरोई इज अ प्रोमिनेंट सेंटर फॉर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री लोकेटेड इन द चंदौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी. तो ये जो था ना, ये असल में ये इसकी तरह सेम नाम था तो इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया. ये जो बरौई ये जगह है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में है. अच्छा, क्योंकि चंदौली का बॉर्डर भी उधर ही साइड लगता है, थोड़ा हमारे बिहार के पास पड़ता है चंदौली भी. विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री हैज पोटेंशियल एंड प्रोस्पेक्ट इन द बिहार? तो किस इंडस्ट्री के पास पोटेंशियल और प्रोस्पेक्ट है हमारे बिहार में, मतलब पोटेंशियल बहुत ज्यादा है इसे ग्रोथ होने का, इसका फ्लोरिश करने का. तो कौन सा? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. तो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग जो हमारा डेमोग्राफिक और जो ज्योग्राफी है बिहार का, उसमें जो हमारा जो कौन सा क्षेत्र है, एग्रो जो बेस्ड इंडस्ट्री है, उसके पास क्या है? बहुत पोटेंशियल है. और ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री इन बिहार, जैसे कि बरौनी रिफाइनरी हो गया इन द बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, वॉज द ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ श्री कृष्णा सिन्हा. तो श्री कृष्णा सिन्हा जो थे, जो हमारे बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर थे, उनका एक ड्रीम था. क्या ड्रीम था? बरौनी रिफाइनरी. ये जो था ना, ये इन्हीं का ड्रीम था. with a collaboration with Soviet Union and IOCL, Indian Oil Company Limited. Which of the following is the silk textile producing center in Bihar? तो कौन सा होगा? हम सब जानते हैं इसका आंसर, भागलपुर. ये हम जान ही गए हैं कि भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहां पर है? मोकामा. 12 सुपर थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो इसका आंसर क्या होगा? बिहार. देयर आर, देखिए, देयर आर 27 कोल, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये. देयर आर 27 कोल बेस्ड पावर स्टेशन विच आर रन बाय एनटीपीसी इन इंडिया. तो हमारे पूरे भारत में 27 कोल बेस्ड पावर स्टेशन है, जो कि रन किसके द्वारा किया जा रहा है? एनटीपीसी के द्वारा. इस 27 में से जो 5 है वो हमारे बिहार में है. तो आउट ऑफ 27 कोल बेस्ड पावर स्टेशन, जो 5 कोल बेस्ड पावर स्टेशन है वो हमारे बिहार राज्य में है. और इन 5 का नाम क्या है? नाबीनगर. दीज आर द नाबीनगर, जैसे एमपीसीसी, कांति, बरौनी, बारह और कहलगांव. 5 हो गया ना. फर्स्ट नाबीनगर एनपीसीसी, कांति सेकंड, बरौनी थर्ड, बारह फोर्थ एंड कहलगांव फिफ्थ.
तो इसका नाम थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, जैसे बरौनी हो गया, बारा हो गया, कहलगांव हो गया। देयर आर वन कोल बेस्ड ज्वाइंट वेंचर सब्सिडरी ऑफ एनटीपीसी इन बिहार, इट इज नाबीनगर BRBCL। कहलगांव कांति बारा ये हम लोगों ने देख लिया, ये क्या था, तो ये एक थर्मल पावर प्लांट था, या एक बोल सकते हैं कोल बेस्ड पावर स्टेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंटर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो हम सब जानते हैं भागलपुर। गया इज फेमस फॉर द कॉटन, गया किस लिए फेमस है, तो गया कॉटन के लिए फेमस है, कॉटन हैंडलूम्स के लिए। भागलपुर तो हम सब जान गए, बार बार तुषार, ये सिल्क है, याद रखिएगा कौन सा, तुषार सिल्क, कि अलग अलग सिल्क होता है अलग अलग राज्यों में, तो हमारे यहाँ जो फेमस है वो कौन सा है, तुषार सिल्क। डालमिया नगर हम जान गए हैं। विच रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ बिहार, तो किस नदी को हम सोरो ऑफ बिहार कहते हैं, तो क्या नाम होगा उसका, कोसी, कहाँ गया, हाँ, कोसी इज नोन एज द सोरो ऑफ बिहार। टोटल लेंथ जो है वो 729 किलोमीटर है कोसी का, और द डिस्टेंस इज ट्रेवल इन द बिहार इज 260 किलोमीटर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे बिहार में कोसी का जो टोटल लेंथ है वो कितना है, तो 260 किलोमीटर है। और इसको सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है, क्यों कहा जाता है वो तो हम जानते ही हैं, बाढ़ लाने में इसका जो सबसे बड़ा हाथ होता है। कैनाल ऑन द कोसी आर ईस्ट कोसी, वेस्ट कोसी, इस पे कैनल्स बनाया गया है वाटर एलोकेशन के लिए। तो ईस्ट कोसी बनाया गया है, वेस्ट कोसी बनाया गया है, और राजपुर कैनल बनाया गया है। ये तीन कैनाल है जो डेवलप किया गया है ऑन द बैंक ऑफ कोसी रिवर। कोसी मिच्ची प्रोजेक्ट जो है वो डिजाइन किया गया है डाइवर्ट करने के लिए कोसी नदी को, क्योंकि कोसी का पानी जो है वो सरप्लस में है, तभी ना बाढ़ आ रहा है। बाढ़ कैसे आ रहा है, जब सूखा ही रहेगा तो कैसे बाढ़ आएगा, आ नहीं सकता है। तो फ्लड जो है ना, फ्लड आने में इसका सबसे बड़ा हाथ है, तो इसलिए सोरो ऑफ बिहार को कहा जा रहा है। और इसका जो सरप्लस वाटर है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम डाइवर्ट करते हैं थ्रू किसके, थ्रू कोसी मिची प्रोजेक्ट के थ्रू, थ्रू द एग्जिस्टिंग हनुमान नगर बैरेज। ये बैरेज है, यहीं पे प्रोजेक्ट लगाया गया था, कोसी मिची प्रोजेक्ट, उसको डिजाइन किया गया था। विच रिवर इज नोन एज, तो हम जान गए। अब देखिए, जो कोसी प्लेन है वो लोकेटेड इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार में, एंड इज अ पार्ट ऑफ गंगेटिक एलुवियल प्लेन। इट इज नोन फॉर इट्स फ्लैट टोपोग्राफी एंड लो एलिवेशन। देखिए, पढ़ाने के लिए तो मैं आपको पूरा फिजिकल जो मैप है ना बिहार का अच्छे से करवा दूं टोटली, और उसमें तो टाइम लगेगा। इसीलिए जितना आपको समझ में आ रहा है, जितना थोड़ा बहुत मेरे बस में रह रहा है, मैं उसको समझा दे रहा हूँ थ्रू PYQs। और बहुत ज़्यादा भी नॉलेज गेन करने की जरूरत नहीं, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर टू द पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। तो अपने दिमाग को भटकने ना दें कि आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है, या आपको टोटली रिवर्स के बारे में नॉलेज नहीं है, तो ये समय सही नहीं है इस चीज़ को समझने का अभी। बस हाँ, आपसे कोई पूछ दे रहा है कि सौरव बिहार कौन है, भाई बस पता होना चाहिए कोसी है, इतना पता है बस, इससे ज़्यादा नहीं जानने की जरूरत है। कितना लेंथ है तो हमको पता चल गया 260 किलोमीटर। कितने कैनल्स डेवलप किए गए, तो देयर आर 3 कैनल्स। ठीक, ये जो कोसी मिच्ची प्रोजेक्ट है वो किसके पानी को डाइवर्ट करेगा, तो हनुमान जो नगर बैराज है, तो उसी में हम क्या करेंगे, सरप्लस जो कोसी वाटर है उसको डाइवर्ट करेंगे। तो कुछ बेसिक्स नॉलेज पता होना चाहिए हमको, बस बेसिक ज्ञान है तो आप काम कर लोगे अपना एग्जाम में। तो द एवरेज हाइट है कोसी प्लेन का फ्रॉम द मीन सी लेवल, तो जो सी लेवल होता है ना उससे कितना ऊपर, मतलब कितना एवरेज हाइट है कोसी प्लेन का, तो अप्रोक्सीमेट 30 मीटर है। दिस लो एलिवेशन कंबाइंड विद द रिवर हैवी सिल्ट लोड एंड शिफ्टिंग कोर्स मेक द रीजन हाईली प्रोन टू द फ्लडिंग। क्योंकि इसका बहुत ज्यादा ऊंचाई नहीं है, एलिवेशन बहुत कम है, इसीलिए जो रिवर का जो हैवी सिल्ट होता है ना, उसमें जो गिट्टी विट्टी होता है, जो बालू उलू होता है, वो लेके वो क्या करता है, अपने कोर्स को शिफ्ट करता रहता है। और इससे क्या होता है कि ये जो रीजन हो जाता है बहुत ज्यादा प्रोन हो जाता है फ्लडिंग को लेकर, मतलब बहुत ज्यादा वनरेबल पड़ जाता है। नॉर्दर्न बिहार तो बहुत वनरेबल है। द कोसी रिवर इज ऑफन रिफर टू एज अ, ये तो हम जानेंगे क्यों करता है, क्योंकि प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, इसीलिए हम इसको सौरो ऑफ बिहार कहते हैं। एवरेज हाइट ऑफ कोसी प्लेन फ्रॉम द मीन सी लेवल हम लोगों ने देख लिया 30 मीटर। अच्छा, ज्यादा होता तो ये बाढ़ ला ही नहीं पाता उतना, कम है इसीलिए ला दे रहा है। द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर सोन एंड गंगा इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार। तो जो सोन नदी है और जो गंगा है, इन दोनों का जो कॉन्फ्लुएंस है, इन दोनों नदी का, वो कहाँ पे होता है, किस जिला में होता है, तो पटना में होता है। तो सोन रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द अमरकंटक।
अमरकंटक जो है वो 3 रिवर का सोर्स है। महानदी, जो कहाँ बहता है, छत्तीसगढ़ से होते हुए उड़ीसा में चला जाता है। नर्मदा, आपका मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात वाला क्षेत्र हो गया, वहां बहाव है इसका, नर्मदा का। और इसकी तो स्पेशलिटी भी इसकी एक ट्रिब्यूटरी की, उसके बारे में आप बताओगे। सोन नदी हो गया आपका। दीज आर द 3 रिवर्स जो कि हमारे अमरकंटक से ऑरिजिनेट होता है। सोन इंटर बिहार इन द रोहतास। जो सोन होता है वो इंटर करता है हमारे बिहार में, कहां से, रोहतास जिला से। और जो वेस्टर्न साइड है सोन का इस कॉल्ड द शाहबाद रीजन। वैसे ये एक प्रपोज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, शाहबाद जो है। देयर आर टोटल 2 प्रपोज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, बट उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। उसमें से एक ये वाला क्षेत्र है, शाहबाद वाला। टू इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द सोन आर रिहंद एंड नॉर्थ कोयल। तो दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं सोन नदी का, वो कौन कौन सा है, रिहंद और नॉर्थ कोयल। इट मीट गंगा इन द दानापुर इन पटना। दानापुर म्यूटनी के बारे में आप पढ़े होगे ना हिस्ट्री में, वहीं पर। गंगा, जिसका ओरिजिनेटिंग क्या है, ओरिजिन गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर है ना। इंटर बिहार फ्रॉम द चौसा। बक्सर क्षेत्र में चौसा का युद्ध तो आपको पता ही है। 25 किलोमीटर का इसका होता है। बिहार में 445 किलोमीटर का इसका क्या होता है, पूरा क्षेत्र होता है, मतलब फैलाव है, लेंथ है। और टोटल कितने जिला को ये कवर करता है, तो टोटल 12 जिला को ये कवर करता है हमारे बिहार में। इसी प्रकार घाघरा, तिब्बत, ड्रेन इनटू गंगा सारण जिला में होता है। इसका कितना लेंथ है, तो 83 किलोमीटर का लेंथ है हमारे बिहार में। तो बस इंपॉर्टेंट है कि घाघरा है। अब ओरिजिन तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है कि हमारे बिहार के किस जिले में ये ड्रेन होता है गंगा में, मतलब ड्रेन इनटू गंगा, तो सारण जिला में। 83 किलोमीटर का इसका लेंथ है। इसी प्रकार गंडक, शालीग्राम नेपाल, ड्रेन इनटू गंगा सोनपुर में, 260 किलोमीटर लेंथ है बिहार में। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की पहाड़ी से होता है। सोमेश्वर हिल एक हिल है ना, कहाँ पड़ता है, वेस्टर्न चंपारण साइड में पड़ता है। और ड्रेन इनटू गंगा खगड़िया, 320 किलोमीटर इन बिहार। बागमती, महाभारत हिल, कहाँ पर है, नेपाल में। और इंटर बिहार फ्रॉम द सीतामढ़ी, मिट कोसी 394 किलोमीटर। तो किससे मिट करता है, ये कोसी से करता है। इसी प्रकार कमला, कमला नदी है, महाभारत हिल नेपाल से ही, कहां पे मीट करता है, कोसी से मीट करता है। कोसी सप्त कौशिक गुसाई स्थान नेपाल। ड्रेन इनटू द गंगा कुरसेला कटिहार, 260 किलोमीटर। महानंदा दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में ओरिजिन कर रहा है। और महानंदा जो नदी है, कौन सा नदी है, महानंदा। एक महानंदा होता है, एक महानदी होता है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। दीज आर द टू डिफरेंट रिवर्स मिड गंगा आउटसाइड द बिहार। तो ये तो हमारा हो गया नॉर्दर्न बिहार रिवर, घाघरा। क्योंकि ये तो बीच में है, ये बिहार है, तो इसको बीच में कट डाउन और दो भागों में वो किया गया है, बांटा गया है। और जो नॉर्थ बिहार रिवर है उसमें घाघरा हो गया, गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, बागमती हो गया, कमला हो गया, कोशी हो गया, और आपका महानंदा हो गया। इस प्रकार साउथ बिहार में भी है। और साउथ बिहार कैसे डिसाइड होगा, गंगा के नीचे वाले जो बहने वाले नदी हैं, क्योंकि हम बोले ना अभी, डिमार्केट किया गया है नॉर्दर्न बिहार को साउदर्न बिहार से थ्रू गंगा रिवर। और कर्मनासा विंध्याचल से होता है इसका ओरिजिनेशन। और ये गंगा से मीट करता है कहां पर, चौसा में। चौसा कहां पे था, बक्सर में। तो ये एक प्रकार का बाउंड्री बनाता है यूपी और बिहार के बीच में। इसी प्रकार सोन नदी, अमरकंटक हिल, मिड गंगा एट दानापुर। टू इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द सोनार, रिहंद एंड नॉर्थ कोयल। ये रिहंद जो है ना, रिहंद बांध भी है, कहां पड़ता है, तो ये हमारे यूपी का एक जिला है जिसका नाम है सोनभद्र। क्योंकि ये बहुत बड़ा यहाँ पे पावर प्लांट है इलेक्ट्रिसिटी का, ये बड़ा फेमस हो जाता है। तो मीट गंगा एट दानापुर, टू इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ सोनार, रिहंद एंड नॉर्थ कोयल। इट सेपरेटेड द कैमूर प्लेटिव फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटिव। तो जो कैमूर का पठार है और जो छोटा नागपुर का पठार है, उन दोनों को सेपरेट करता है कौन, तो ये हमारा करता है सोन नदी। और सोन नदी के दो इंपॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरीज थे, कौन थे, रिहंद और नॉर्थ कोयल। इसी प्रकार पुनपुन नदी है। तो पुनपुन जो है वो पलामू जिला जो है झारखंड का, वहां से ओरिजिनेट होता है। और ये गंगा से मीट करता है फतुआ। फतुआ कहाँ है, पटना। फाल्गु या निरंजना नदी, इसका तो रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी है। और ये कहां पड़ता है, तो ये छोटा नागपुर पठार से ही ओरिजिनेट होता है। ये पुनपुन से मीट करता है कहां पर, पटना में, पटना जिला में। इसी प्रकार अजय, जमुई,
मिड गंगा आउटसाइड द बिहार। क्यूल, क्यूल लिखा हुआ है ये, वैसे ये होना चाहिए क्यूल नदी। हजारीबाग झारखंड, मिड गंगा एट लखीसराय। और सकरी, ये कहां पर है? छोटा नागपुर, सकरी या सैंड। ठीक, तो ये आप याद कर लीजिएगा, साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार रिवर्स। आई होप थोड़ा बहुत तो याद हो ही गया होगा। स्पीड कम लगे तो आप 1.25 के स्पीड में इस लेक्चर को देख लो, और जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और मल्टीपल रिवीजन भी आप कर पाओगे। In 1873 to 74, one of the oldest irrigation system in the country. Wait a second. Hmm. In 1873 to 74, one of the oldest irrigation system in the country and the first irrigation project of Bihar before independence was developed across the river Son. सोन नदी पर डेवलप किया गया था at Dehri on Son. Dehri on Son. In 1960, the construction of 1407 meter long Son barrage, इसको इंद्रपुरी बैराज भी कहते हैं, at इंद्रपुरी was taken up. The fourth longest barrage in the world was commissioned in 1968. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर था जिसको आपको याद करना बहुत जरूरी है। कौन सा? सोन बैराज या इंद्रपुरी बैराज। कितना उसका लंबाई है? तो 1407 मीटर लॉन्ग। तो आई होप समझ में आ गया होगा, और ये इंपॉर्टेंट है, देहरी ऑन सोन। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम ड्रेन द लैंड ऑफ बिहार? तो कौन सा है? घाघरा। द स्टेट ऑफ बिहार इज प्राइमरली ड्रेन बाय द रिवर दैट आर पार्ट ऑफ गंगा रिवर सिस्टम। जो घाघरा रिवर है वो एक मेजर ट्रिब्यूटरी किसका? गंगा का, एंड फ्लो करता है हमारे बिहार में। कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इट्स ड्रेनेज सिस्टम। फाल्गु, फाल्गु एक सेक्रेड नदी है, हमारे बिहार में फ्लो होता है, और इस फॉर्म बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो किसके कॉन्फ्लुएंस पे ये रिवर जो होता है वो फॉर्म होता है? सोन एंड मोहाना रिवर, कि मोहाना एंड लीलाजन रिवर, कि लीलाजन और सोन नदी, कि मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। तो जो फाल्गु नदी है ना, वो फॉर्म होता है किसके कॉन्फ्लुएंस पे? तो वो लीलाजन या बोल सकते हैं निरंजना, लीलाजन या निरंजना और मोहाना नदी पर, ये दो के कॉन्फ्लुएंस पे फाल्गु नदी जो होता है वो फॉर्म होता है। और ये एक सेक्रेड नदी है, और क्यों सेक्रेड है थोड़ा बताइए, इसका इंपॉर्टेंस बताइए इस नदी का। पहले मैं पढ़ लेता हूं फिर मैं आपको बताता हूं, तब तक आप थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करो। फाल्गु is not a separate river. It finds its existence in the combination of Niranjana and Mohana river. Niranjana originate from the Simaria region of the western Hazaribagh district of the Jharkhand. जो निरंजना है उसका ओरिजिनेट कहाँ पे होता है वो? तो वो एक जगह है जिसका नाम है सिमरिया, और ये कहाँ पड़ता है आपका? वेस्टर्न हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द झारखंड, यहीं पर इसका ओरिजिनेशन होता है। जो मोहाना रिवर है वो ओरिजिनेट होता है सीला विलेज रीजन ऑफ द हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट। मोहाना इज ऑल्सो नोन एज द महानदी एंड सरस्वती, इसी का डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है। निरंजना ज्वाइन द मोहाना रिवर डाउन स्ट्रीम ऑफ द बोध गया। तो ये जो बोध गया क्षेत्र है वहां पे जो निरंजना है वो ज्वाइन करता है किसको? मोहाना नदी को। इज नोन एज द फाल्गुनी रवि रिवर इन द डाउनवर्ड जर्नी, और उसी का ये क्या बन जाता है? फाल्गु रिवर। इट इज अ रेन फीड रिवर एंड ऑलमोस्ट ड्राई इन द समर सीजन। तो रेन पे ही इसका डिपेंडेंसी है। मैं आपको पहले भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे दिया है कि जो ऊपर हिमालय है उससे जो बहने नदी है वो पेरेनियल होता है। तो यहाँ पे तो भाई आपको 12 महीना दिख जाएगा, बट नीचे क्योंकि प्लेटिव है, और प्लेटिव का मतलब क्या होता है? सूखा है, राइड, और जहां पे राइड रहेगा वहां पे रिवर रहेगा, वो सीजन पे डिपेंड करेगा। ठीक, तो इट इज अ रेन फीड रिवर। तो आप फाल्गु के बारे में थोड़ा जान गए कि फाल्गु जो होता है वो एक सेपरेट रिवर नहीं है, इसका जो एग्जिस्टेंस होता है वो किसके कॉम्बिनेशन से होता है? तो दो नदी का कॉम्बिनेशन याद रखना है, निरंजना और मोहना रिवर। अब थोड़ा आप मुझे ये बताइए कि जो फाल्गु नदी है, ठीक, तो लिख के बताता हूँ। फाल्गु रिवर, इसको हम क्या क्या कहते हैं? इसको हम इनविजिबल रिवर भी कहते हैं। क्यों? किसको इनविजिबल रिवर कहा जाता है? क्या ये दिखता नहीं है? नहीं, ये नहीं दिखता है। ये जो होता है ना, ये एक लेयर के नीचे होता है, बहता है, बहता तो ये है, लेकिन ये थोड़ा लेयर के नीचे होता है, मतलब ऊपर से नहीं दिखता है कि ये बह रहा है, बट अंदर इसका बहाव होता रहता है। और ऐसा क्यों? तो इस पे बहुत से माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, जैसे कि सीता जी जो थी, अब पूरा स्टोरी तो नहीं बताऊंगा, बट सीता जी जो थी उन्होंने कर्स दिया था, मतलब इसको श्राप दिया था इस नदी को। ठीक, तो इसीलिए ये जो है ये
सैंड के नीचे बहने वाली नदी है, इसलिए इसको इनविजिबल नदी भी कहा जाता है, इनविजिबल रिवर। प्लस इसका जो रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, या इसको जो हम लोग बोलते हैं ना बहुत सेक्रेड नदी है, ये क्यों है? बिकॉज ऑफ जो फागु नदी है, ये एपिसेंटर है। किसका एपिसेंटर है? ये किसका एपिसेंटर है? तो ये एपिसेंटर है आपका पिंडदान के लिए। तो आई होप आप सबको पिंडदान तो पता ही होगा, तो इसीलिए बहुत ज्यादा फेमस है फाल्गु नदी। सबका अपना स्टोरी है, कर्मनासा नदी का अपना स्टोरी है, तो सबका अपना स्टोरी है। तो ठीक है, इससे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाता है कोई भी चीज। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेट अ सेकेंड, आपको मैं एक चीज बताता हूँ अभी। जो कर्मनासा नदी वाला जो स्टोरी है, वो मैं आपको कभी और बताऊंगा अच्छे से, कि अ, इसको भी मतलब डिस्ट्रॉयर कहा जाता है, ठीक। इसको श्राप मिला था। अकॉर्डिंग टू द चाइनीज सोर्सेज, लेकिन अभी टाइम का थोड़ा लैकिंग है, इसलिए मैं तो बता नहीं पाऊंगा आपको। तो इसका स्टोरी बहुत मस्त था। According to the Chinese sources, Megvarman, the ruler of Sri Lanka, sent a missionary to which of the following Gupta king for permission to build a Buddhist temple at Gaya? तो चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त टू, समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त। जब समुद्रगुप्त जब शासन में थे, ठीक, तो उनके टाइम में चाइनीज सोर्स अकॉर्डिंग जो मेघवर्मन थे, जो राजा थे कहाँ के? श्रीलंका के, उन्होंने एक मिशनरी सेंड किया था कि परमिट करने लेने के लिए कि हमें बुद्धिस्ट टेम्पल बिल्ड करना है एट गया। तो इस बात को बस याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इसमें कुछ घुसने की जरूरत नहीं है। सीलन के राजा थे, सीलन जिसको हम लोग श्रीलंका भी कहते थे, क्योंकि समुद्रगुप्त एक प्रोमिनेंट गुप्ता किंग थे, जो कि 335 से लेकर 375 सेंचुरी में राज किए थे, ठीक। तो बिकॉज ऑफ हिज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, इनको क्या कहा जाता था? इनका टाइटल भी था ना। अब इनका टाइटल कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दें, कमेंट बॉक्स में आप पार्टिसिपेट जरूर करें, ठीक। प्लस इनका आर्ट एंड कल्चर में बहुत ज्यादा पैट्रोनेज था। ये हमारा किससे पता चलता है? कॉइन से पता चलता है। न्यूमिस्मेटिक जो एविडेंस है, जो न्यूमिस्मेटिक, उसमें सुमंतगुप्त जी का देखा जाता है, कहीं ना कहीं हमको एक एविडेंस मिलता है उसमें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ बिहार द गंगा रिवर्स डज नॉट फ्लो? तो हम लोगों ने तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन देख लिया कि देयर आर टोटल 9 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। तो अपना दिमाग लगाइए, 9 जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन हम लोगों ने देखा था, जैसे कि दरभंगा, पूर्णिया, तिरहुत, कोशी। तो आप दिमाग लगाओगे ना, समझ में आ जाएगा आपको कि कहां से गंगा रिवर नहीं फ्लो कर रहा है। तो इसका जो आंसर है वो कोसी, मगध हो गया आपका। देयर आर 9 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ बिहार, और गंगा इंटर करता है कहाँ पे? पटना डिवीजन में थ्रू द चौसा, बक्सर। तो ये क्रॉस करता है 12 जिले से, ठीक, और एग्जिट करता है बिहार को थ्रू द भागलपुर डिवीजन। तो नेम ऑफ द 9 डिवीजन है तिरहुत, पटना, ये हम जानते हैं, ठीक। तो आप इसको देख लीजिएगा। इट इज द कोसी एंड मगध डिवीजन वेयर गंगा डज नॉट एंटर। तो 9 है, 9 में से टोटल 7 डिवीजन से होकर गुजरता है, बट 2 ऐसे डिवीजन है जहां से जो हमारा गंगा नदी है वो नहीं फ्लो हो पाता है, ठीक। यही है, एक कोशी और एक मगध वाला डिवीजन। और मगध में कितने जिला थे और कोसी में कितना थे? आई होप ये तो आपको पता ही होगा। जो मगध है हमारा, उसमें कितने थे? उसमें टोटल पांच पांच जिले आते हैं, ठीक। जैसे कि मगध का हेडक्वार्टर आपका गया में पड़ता है, गया, नवादा, औरंगाबाद, जेहानाबाद, अरवल वाला जो क्षेत्र है वो हो गया। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, कहाँ गया, जो अरवल वाला क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र, ठीक। तो अरवल हो गया, जैसे जेहानाबाद हो गया, ये वाला क्षेत्र हो गया, ठीक। नवादा हो गया आपका, औरंगाबाद वाला क्षेत्र हो गया, ये वाला क्षेत्र। तो ये जो जितने भी क्षेत्र है ना, ये सब किस में आ जाते हैं? ये हमारे मगध वाले उसमें आ जाते हैं, डिवीजन में आ जाते हैं, जिनका हेडक्वार्टर जो है वो क्या है? गया है। तो यहाँ पे गंगा नदी हमको नहीं देखने को मिलता है। इसी प्रकार जो हमारा भागलपुर वाला है, तो भागलपुर में हम लोग ने देखा था कि 2 जिले होते हैं, छोटा डिवीजन है। तो भागलपुर आपका, वेट अ सेकंड, क्या गलती हो गया, सॉरी, कोसी वाला जो क्षेत्र है, मगध हम लोग ने देख लिया,
हम लोग कोसी वाला देख लेते हैं एक बार। मैं भी सोचा कि अरे वहां से तो एग्जिट ही कर रहा है। कोसी में कितने थे? तो कोसी में टोटल 3 डिवीजन थे। आइए थोड़ा दिखा देता हूँ मैं आपको। कोसी में टोटल कितने थे? 3 डिवीजन थे, जिनका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? सहरसा में था। तो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो ये वाला क्षेत्र देखिए, ये वाला, ये तीनों, माधेपुरा, सुपौल और अररिया, ये जो तीन है ना, यहाँ पे नहीं बहेगा। आप देख लीजिए ना, 20 से कट रहा है, तो यहाँ से कैसे होगा? तो इतना भी आपको दिमाग को इस्तेमाल करना है आपको एग्जाम में। दिमाग को ओपन करोगे तो आप आराम से कर लोगे। ठीक। और जो ये सहरसा वाला है ना, ये इसका हेडक्वार्टर पड़ जाता है। तो आई होप आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा अच्छे से। विच सिटी सर्व एज अ कैपिटल ऑफ एंशियंट किंगडम ऑफ मगध ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड? तो राजगिरी, वैशाली, चंपाकी, पाटलिपुत्र। तो राजगिरी जो है, जिसको ग्रीवराज भी कहते हैं, वो इनिशियल कैपिटल था मगध का। और 5 हिल से ये घिरा हुआ था। कितने हिल से घिरा हुआ था? 5 हिल से। ये जब मेरा एंशियंट हिस्ट्री वाला जो वीडियो है ना, आप उसको देखोगे तो उसमें मैंने आपको बताया भी है पूरा, विप्लांचल से लेकर सब कुछ पांचों का। तो जो राजगिरी है ना, वो इनिशियल कैपिटल था किसका? मगध का। लेटर द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू द पाटलिपुत्र बाई किंग उदाइन। तो किंग उदाइन जो थे वो किसके बेटे थे? अजातशत्रु के। और इनका जो वंश था उसका नाम क्या था? हर्यंक वंश। हर्यंक वंश के राजा थे ये उदाइन जो थे। और इन्हीं के द्वारा क्या किया था? कैपिटल शिफ्ट किया गया था। बट पाटली ग्राम नाम का जो गांव था वो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसका आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में दे, थोड़ा सा सर्च करिए, थोड़ा गूगल करेंगे तो थोड़ा माइंड ओपन रहेगा। बताने के लिए तो मैं आपको हर एक आंसर बता दूं। दिस सिटी वॉज सराउंडेड बाय द रिंग ऑफ, क्यों बनाया गया था? ये भी बताइएगा। पाटली ग्राम को बनाने का रीजन क्या था? पाटली ग्राम को बनाने का रीजन क्या था? किससे खतरा था उनको? इट वॉज एन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एंड कल्चर सेंटर। ठीक है, हमको पता चल गया। तो आप याद रखिएगा कि जो कैपिटल था एंशियंट मगध का, या क्योंकि मगध एक बहुत उभरता हुआ और बहुत शक्तिशाली महाजनपद था। और क्यों था? क्योंकि भाई इसके पास सपोर्ट था, इसके पास रिसोर्स का सपोर्ट था। इनके पास भाई आयरन का था, छोटा नापो प्लेटिव, आयरन का इनको मिल जाता था, हाथी का सपोर्ट था। तो मिलिट्री से लेकर, चाहे वो नेचुरल हो गया, तो हिल से घिरा हुआ था। तो कहीं ना कहीं कोई भी आता था, कोई भी ट्रूस मूवमेंट होता था, तो ये आराम से उसको देख लेते थे। और देख के उस प्रकार से वो अपना स्ट्रेटजी बना लेते थे। तो इसलिए मगध बहुत ही उभरता हुआ और बहुत शक्तिशाली महाजनपद था। 16 महाजनपद है टोटल में, सबसे शक्तिशाली बिहार में तो था ही ये सबसे शक्तिशाली, प्लस ऑल ओवर द इंडिया में भी सबसे शक्तिशाली आपका मगध था। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेट रूलर फाउंडेड द हर्यक वंश? तो हम जान गए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बिंबिसार होगा। तो हर्यक वंश जो था उसका जो फाउंडेशन हुआ था, तो ये तो हम जानते ही हैं, ये स्टोरी हिस्ट्री में पढ़े ही हम लोग। बिंबिसार, इनका रिग्न था 544 बीसी और 492 बीसी तक चला था ये, बिफोर क्राइस्ट। ही वॉज द पावरफुल एंड विजनरी किंग, ये हम जान। इनका मैट्रिमोनियल अलायंस था भाई, ये जो इन्होंने किया था अपना मैट्रिमोनियल अलायंसेस किए थे, प्लस डिप्लोमेसी के थ्रू इन्होंने क्या किया था? एक्सपेंशन किया था। बट इनके जो बेटे थे जिनका नाम अजातशत्रु था, उन्होंने पूरा होता है ना कि अपने पिताजी के द्वारा जो बनाया हुआ जो डिप्लोमेसी था जितना भी, उसको इन्होंने क्या किया? अपने लालच के थ्रू, अपने लालच की वजह से क्या किया इन्होंने? डैमेज किया बहुत ज्यादा। तो वो एक अच्छे डिप्लोमेटिक पर्सन तो नहीं थे, बट वो अपने दम के, मतलब होता है ना कि अपने बल के दम पे क्या किए उन्होंने? एक्सपेंशन किया। और जहां इनका मतलब शादी हुआ था, जो इनकी माता जी का जो मतलब था, उस पर भी इन्होंने अटैक किया। उन्होंने तो वज्जी को भी तोड़ने के लिए क्या किया? वसाकरा को भेजा। वसाकरा एक उन्हीं का मंत्री था। वसरा वसाकरा को भेजे क्या किया इन्होंने? अंदर ही खूद डलवाया तोड़वाने के लिए। प्लस अवंती पे तो उनका नजर था ही। तो बहुत कुछ, प्लस अपने भाई, अपने स्टेप ब्रदर के पीछे पड़े हुए थे हाथी के लिए। तो बहुत लंबी स्टोरी है इनकी। विद डायनेस्टी रूल्ड मगध आफ्टर शिशुनाग डायनेस्टी? तो शिशुनाग के बाद कौन आया? नंद वंश आया। शिशुनाग का जो लास्ट राजा था उसको तो एसेसिनेट करके, नंद वंश के जो माना जाता है ऐसा हिस्ट्री में कि महापद नंदा बना दिए अपना, मतलब फर्स्ट एम्पायर बिल्डर थे और नॉन क्षत्रिय थे। नंद वंश के जो वो थे, प्लस बहुत चिढ़ते भी थे, इसीलिए उन्होंने टाइटल भी लिया था अपरशुराम का। अपरशुराम का मतलब एक तरह से बोल सकते हैं आप कि क्षत्रिय, क्षत्रिय सिंह को बहुत इशू था। ठीक। आफ्टर शिशुनाग डायनेस्टी, जो नंदा डायनेस्टी थे वो पावर में आए, और शिशुनाग डायनेस्टी सक्सीड 345 बीसी में आ चुके थे। महापद नंदा के द्वारा इनको फाउंड किया गया था, इस वंश का, नंद वंश का। और हिस्ट्री आ गया इसमें, समझ में नहीं आया मुझे, तभी भी चलिए आ गया तो कोई नहीं। नंद वंश के बाद कौन आया था? तो मौर्य वंश। मौर्य वंश के जो राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य,
किसके देखरेख में? चाणक्य के देखरेख में उन्होंने अपना डायनेस्टी बनाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने, मौर्य वंश का। और किसको इन्होंने ओवरथ्रो किया? तो नंद वंश के कौन से राजा थे? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। धनानंद। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, धनानंद थे। द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी किसके थे? अलेक्जेंडर के थे। द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा रिवर इन द बिहार स्टेट इज, तो हम लोगों ने देख लिया था 12। अब 12 जिले कौन कौन से हैं इसको याद कर लीजिए। बक्सर, चौथा वाला क्षेत्र, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और आपका लखीसराय। ये देखिए, ये है ना, यहां से घुसा है पूरा, ये वाला जो क्षेत्र है पूरा। तो इस क्षेत्र के बारे में हमको अच्छे से पता होना चाहिए। ये आपका फिजिकल मैप है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पे हजारों बाग जैसे प्लेट्यू है, राजमहल हो गया, खड़गपुर हो गया, उत्तर प्रदेश, नेपाल, प्लस सारण का प्लेन इधर हो गया, मोतिहारी प्लेन हो गया। तो ये क्या थे? ये माइक्रो माइक्रो प्लेन्स थे, ठीक, जिनको कैटेगराइज किया गया था, डिवीजन किया गया था नदी के आधार पर। तो इतना डीप नहीं जाना है हमको, हमको बहुत नॉर्मली समझना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस। तो ठीक, गंगा इंटर बिहार एट चौसा, ये उन्होंने देख लिया। एग्जिट कहां से करता है? कटिहार और भागलपुर। पटना डिस्ट्रिक्ट जो था सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ लेता है, मतलब जो गंगा नदी सबसे ज्यादा जो बहाव है उसका, जो टोटल लेंथ का, वो सबसे ज्यादा पटना जिला में हमको देखने को मिलता है। और गंगा जो फ्लो करता है वो 5 राज्य से करता है। उत्तराखंड से तो स्टार्ट ही होता है, उत्तर प्रदेश में घुसता है, फिर बिहार हुआ, झारखंड हुआ और बंगाल हुआ। बंगाल के बाद बंगाल की खाड़ी में जाके ये आगे चल के ब्रह्मपुत्र के साथ बांग्लादेश में ये मर्ज हो जाता है। द रिवर बेसिन ऑफ गंगा एक्सटेंड टू द 11 स्टेट्स ऑफ इंडिया। द लेंथ ऑफ गंगा रिवर इन बिहार इज 445 किलोमीटर। तो 445 किलोमीटर लंबाई है गंगा रिवर का बिहार में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाबा रेपिटेटिव हो रहा है। और टोटल लेंथ जो है रिवर गंगा का वो कितना है? 25 किलोमीटर। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार विच हैज द लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ द गंगा रिवर इज पटना। फतुआ में कौन होता है? तो पुनपुन नदी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ज्वाइन द गंगा एट फतुआ? तो पुनपुन नदी होता है। द लैंड ऑफ द बिहार इज ड्रेन्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम? तो गंगा हो गया। और सोन रिवर जो ज्वाइन करता है गंगा रिवर को, वो कहां से ऑरिजिनेट होता है? तो हम लोगों ने पढ़ा था पहले ही, अमरकंटक प्लेट्यू में। और अमरकंटक प्लेट्यू जो है वो कहां पर है? तो विंध्या, आप सुने होंगे, विंध्या और सतपुड़ा रेंज, ठीक, एमपी का ना, और छत्तीसगढ़ से भी शेयरिंग होता है। तो वहां पे इनका क्या होता है? ये मीटिंग पॉइंट है, अमरकंटक कहते हैं। और इसी अमरकंटक से क्या निकलता है? आपका नर्मदा नदी। दिस इज अ प्लेस वेयर द नर्मदा रिवर, सोन रिवर और जोहिला रिवर, जोहिला कौन सी नदी है? ट्रिब्यूटरी किसका? सोन नदी का ही है। तो यहां से निकलता है। अमरकंटक सोर्स प्लेस ऑफ द सोन रिवर, ठीक है, हम समझ गए। मैकाल रेंज हुआ ना, मैकाल रेंज, यहाँ पे देखिए, अमरकंटक इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ विंध्यन, सतपुड़ा विद द मैकाल हिल। यहाँ पे मैकाल हिल था ना। द अदर नेम ऑफ द रिवर गंडक इज बूढ़ी गंडक, नारायणी, महानंदा, पुनपुन। तो जो नारायणी है ना, ये गंडक का ही नाम है, ठीक। जैसे जो क्या नाम था उसका, गंगाधर ही क्या था? शक्तिमान था। उसी प्रकार से नारायणी गंडक है। तो गंडक रिवर जो फ्लो करता है नेपाल और बिहार में, और इसी को हम नारायणी नदी भी कहते हैं, स्पेशली नेपाल में। इट ऑरिजिनेट इन द नेपाल हिमालयस एंड इज अ मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। द रिवर इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ काली, काली गंडक एंड त्रिशूली रिवर इन नेपाल एंड आफ्टर एंटरिंग द इंडिया, इसको हम लोग गंडक कहते हैं। तो, तो ये जो रिवर फॉर्म होता है ना, वो किसके यूनियन पे होता है? इज द बाय द यूनियन ऑफ काली गंडक एंड त्रिशूली। ये दो नदी के यूनियन पे क्या फॉर्म होता है? ये नदी फॉर्म होता है, गंडक नदी, नेपाल में ही। और जब ये इंटर करता है हमारे किसमें, इंडिया में, तो इसका हम लोग इसको गंडक कहते हैं। त्रिवेणी कैनाल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर, तो गंडक नदी, गंडक नदी जो है उसी पे त्रिवेणी कैनाल कंस्ट्रक्ट किया गया है। और अपार्ट फ्रॉम द त्रिवेणी, तिरहुत, सारण और त्योर कैनाल और द ऑल्सो ऑन द गंडक रिवर ओनली। तो ये कैनल्स का नाम है कुछ, जैसे कि त्योर हो गया, आपका सारण हो गया और तिरहुत हो गया। ये तीनों जो है ना कैनल्स, ये कहाँ पर है? गंडक नदी पर है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर सिचुएटेड है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो सिचुएटेड है आपका बैंक ऑफ रिवर गंडक। कैनल्स ऑन द कोसी आर ईस्ट कोसी, वेस्ट कोसी और राजपुर कैनाल। तो देयर आर 3, हम लोगों ने पढ़ा था ना ईस्ट कोसी, ये सब तो हम लोगों ने देख लिया है। कैनल ऑन द सोन रिवर इज पटना कैनाल और सोन कैनाल। देखिए, जो हम लोगों ने पढ़ लिया
उसको हमको इग्नोर कर देना है। जैसे कि आप सोन नदी पे जो कैनाल है उसका नाम क्या है, पटना कैनाल और सोन कैनाल। ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। ये हम लोगों ने तो देख ही लिया था। जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है आपका, वो कहाँ पर है, तो गंडक नदी पर है। कहाँ पर, किस जिले में पड़ता है, तो वेस्टर्न चंपारण वाला जिले में पड़ता है। सुंदर भी है। अपार्ट फ्रॉम त्रिवेणी, जो आपका तिरहुत, सारण और जो त्यूर कैनाल है, वो भी गंडक नदी पर है। तो मतलब देयर आर टोटल 4 कैनाल्स आर इन द, कौन सा नदी पर हो गया आपका, गंडक रिवर पे। ठीक। तो ये हम लोगों ने देख लिया त्रिवेणी वाला। अब इसमें से कौन सा कैनाल सिस्टम है जो इरिगेट करता है, इरिगेट्स एरिया ऑफ द बिहार, विच आर द फॉलोइंग कैनाल सिस्टम इरिगेट एरियाज ऑफ द बिहार। अपर गंगा कैनाल, त्रिवेणी कैनाल, शारदा कैनाल और ईस्टर्न यमुना कैनाल। जो त्रिवेणी वाला कैनाल है ना, हम लोगों ने अभी देखा ना, गंडक नदी पर है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नारायणी नदी भी कहते हैं, इन नेपाल। किसकी यूनियन से बनता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, किसके यूनियन से था, काली गंडकी गंडक और आपका त्रिशूली नदी। ब्रह्मयोनी हिल इज लोकेटेड ऑन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार, गया, नालंदा, रोहतास, आपका नवादा, तो गया। जो ब्रह्मयोनी है वो एक सेक्रेड हिल है, जो सिचुएटेड है आपका गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में, और ये हाईएस्ट हिल है गया का। इट ऑल्सो फाइंड मेंशन इन द महाभारत एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट। जो मराठा के चीफ थे बालाजी पंडित, उन्होंने टेम्पल बनवाया था ऑन द टॉप। तो ये एक वर्शिपिंग प्लेस बन जाता है, इसलिए सेक्रेड है। प्लस इट इज बिलीव टू बी द प्लेस वेयर द बुद्धा प्रीच द फायर सरमन। और आदित्य परियार, देख लीजिएगा सूत, एनलाइटन द थाउजेंड फॉर्म। ठीक है, समझ में आया। कैमूर हिल इज सिचुएटेड इन द बोथ रोहतास एंड कैमूर। तो जो कैमूर हिल है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, तो आपका रोहतास और कैमूर में है। राजगीर हिल जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, आपका नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, ये तो हम जानते ही हैं। और 7 हिल, 5 मेजर और 2 माइनर हिल से घिरा हुआ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदर हिल लोकेटेड ऑन द गया आर रामशिला हिल और प्रेतशिला हिल। तो गया में कौन कौन सा हिल है, एक और रामशिला और प्रेतशिला। इसी प्रकार कैमूर हिल में कौन सा, कहां पर है, तो कैमूर हिल आपका रोहतास और कैमूर में। तो पानी पी लो। लेट्स कंटिन्यू आवर सेशन। दिस सिटी ऑफ द बिहार सराउंडेड बाय द 5 हिल्स। तो हम लोगों ने देख लिया, आंसर क्या था, राजगीर हिल। गया तो होगा नहीं, गया तो हम लोगों ने देख लिया, रामशिला और प्रीतशिला। प्लस हम लोगों ने क्या देखा गया में, ब्रह्मयोनी हिल। तो इसका आंसर क्या होगा, राजगीर हिल होगा, मतलब नन ऑफ द अबव आंसर था। रत्नागिरी, विपुलांचल, वैभवगिरी, सोनगिरी, सैलगिरी और छत्रगिरी, छत्रगिरी और उदयगिरी। तो देयर आर टोटल 7 हिल, जिसमें से कि 5 मेजर थे और 2 जो थे वो माइनर थे। मेजर याद होना चाहिए, माइनर नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। इट इज अ इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट, हिंदू और जैन पिलग्रिमेज साइट। आपका वैभव जो हिल है वो राजगीर में हैव अ 7 हॉट स्प्रिंग। यहाँ पे हॉट स्प्रिंग देखने को मिलता है हमको। टाइम का लिमिटेशन है, इसलिए बहुत चीजें हैं जो मैं आपको बता ही नहीं पा रहा हूँ। मैं चाहता तो मैं आपको ये पूरा जो है ना, इस फिजिकल मैप को बहुत अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझा देता। बट क्योंकि टाइम को देख के चलना है हमें, विद इन टाइम खत्म भी कराना है चीजों को। तो ऐसा नहीं है कि बहुत उससे पढ़ने से बहुत ज्यादा आप चीजों को, लेकिन हाँ, इन फ्यूचर आपको जो बिहार स्पेशल अच्छे से करवाया जाएगा उसमें आपको ये चीजें अच्छे से करवाया जाएगा। बट क्योंकि अभी हमको क्या करना है, तर्कस प्लस यूपीएससी के पीवाईक्यूज भी हैं, उनको भी करना है। और हमारा जो टारगेट है 105 प्लस का, उसको हमको गेन करना है एनी हाउ करके। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अदर इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है आपको। आप नॉर्मली जानो कि जैसे वैभव हिल हो गया राजगीर में, वो 7 हॉट स्प्रिंग है। ठीक, कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको याद करना बहुत कठिन हो जाता है, और वो मैं आपको समझ सकता हूँ। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि आप रिटेन कर लो चीज़ों को। और मैं बहुत ही नॉर्मल लेके चल रहा हूँ चीज़ों को, इसीलिए कि आपकी चीज़ों को बहुत नॉर्मली, मतलब चाहूँ तो एकदम तुरंत रीड करके आगे बढ़ जाऊँ, बट तभी भी मैं कुछ चीज़ें आपको हिंट दे दे रहा हूँ, जिससे कि आपका जो मन है वो लगा रहे सेशन में। बाकी आप कमेंट बॉक्स में कोई भी इशू हो आप जरूर लिखें, मेल में आप बताएं। आपको सभी को मेल तो पता ही होगा, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है मेरा मेल।
उसमें आप जरूर, कोई भी इशू हो किसी भी टाइप का, आप उसमें अपना जरूर प्रॉब्लम शेयर करें। 24/7 आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थोड़ा लेट ही मिलेगा, विद इन 6 आवर का रहता है कि आपको दे दिया जाए रिप्लाई। कमेंट बॉक्स में क्या चीज़ पसंद नहीं आया, क्या चीज़ पसंद आया, सब आप लिखो। ठीक है, इससे मुझे पता चलेगा। और क्या करना चाहिए इंप्रूवमेंट, ये भी आप मुझे जरूर बताइएगा। बाकी लाइक और डिसलाइक आपके हाथ में, वो आप खुद कर देख लीजिएगा। बिम्बिसारा गॉट द sermon फ्रॉम बुद्धा ऑन द गृधकुट हिल विच इज द पार्ट ऑफ रत्नागिरी हिल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हिल है। यहाँ पे एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उन्होंने विजिट किया था। उनका नाम क्या है, एक बार आप सर्च जरूर करिएगा। सर्च मैं बाबा इसलिए करवाता हूँ कि आपका कंसंट्रेशन बना रहे। आप थोड़ा बहुत होता है ना कि मूवमेंट करोगे तो थोड़ा बहुत आपका दिमाग काम करता रहेगा। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड अंडर द अजातशत्रु, ये हम लोगों ने देखे सतपर्णी के में हुआ था, ऑफ द वैभव गिरी हिल। इसीलिए वैभव गिरी जो हिल है ना, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, राजगीर। और यहाँ पे क्या था, 7 हॉट स्प्रिंग था। एक और चीज है, द फेमस घोरा कटोरा लेक, ये भी हमारे राजगीर में। विच आर द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव द धरवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, मुंगेर, जमुई, रोहतास और नवादा। तो ये एक रॉक मैंने बताया था, रॉक के बहुत कैटेगरीज हैं, बहुत टाइप हैं। ठीक, तो धरवाड़ भी उसी में से एक है। तो हमारे बिहार में जो रोहतास है और जो कैमूर है, वो बिलोंग करते हैं विंध्यान रेंज से, जो कि किसका एक्सटेंशन है, द एक्सटेंशन ऑफ विंध्या रेंज इन द बिहार। तो कैमूर वाले क्षेत्र में हमने पढ़ा था ना, विंध्याचल वाला क्षेत्र, जो ये आपको पता होगा उम्मीद है। यहाँ पे लाइमस्टोन मिलता है हमको। डोलोमाइट वाला जो है ना, डोलोमाइट, वो भी मिलता है। मतलब सीमेंट इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो इसी जगह का है। दिस एरिया आर द फेमस फॉर लाइमस्टोन एंड आर द कंपैरेटिवली यंगर देन द धारवाड़ फॉर्मेशन। देखिए, पहाड़ के पास के जो भी क्षेत्र होंगे, वो हमेशा न्यू होंगे। प्लेट्यू के, देखिए ये ट्रिक है, प्लेट्यू के पास जो भी क्षेत्र होंगे, मतलब जो साउदर्न बिहार के जो क्षेत्र होंगे, वो थोड़ा ओल्ड होंगे। इस चीज से आप समझ लीजिएगा थोड़ा। तो धरवाड़ जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है, वो फाउंड होता है कहाँ पे, साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द बिहार, लाइक मुंगेर, जमुई जहाँ गोल्ड मिला, प्लस नवादा। मिनरल फाउंड हियर आर माइका, सिस्ट, एटीसी। तो जो धरवाड़ जो फॉर्मेशन है, ये ओल्ड है, ओल्डेस्ट है। और जो हमारा कैमूरा जो क्षेत्र था, जो विंध्यन वाला क्षेत्र था, वो क्या था आपका, बहुत ज्यादा यंग था एज कंपेयर टू धारवाड़ के मुकाबले। प्लस हम अरावली के बारे में पढ़ते हैं ना, जो कि हमारे बिहार में तो नहीं है इसका एक्सटेंशन, बट अरावली क्या है, बहुत पुराना है, बहुत ओल्ड है। इस पे तो प्रोटेस्ट भी चल रहा था। इसलिए एग्जाम में जब भी आप ज्योग्राफी करके जाइएगा, या ज्योग्राफी छोड़िए आप, ऐसे मैं आपको बता दूंगा बाद में जब कभी करवाऊंगा, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थोड़ा उसके बारे में जब आप करंट अफेयर रीड करेंगे, तो आप थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा। बिहार ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ द रॉक सिस्टम। जैसे धारवाड़ हो गया, विंध्यंस हो गया, क्वाटनरी हो गया और टर्शरी हो गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो धारवाड़ हो गया। देखिए, मैं आपको कुछ चीजें थोड़ा सा बता देता हूँ। टाइम का थोड़ा लैक है, बट जब भी बता देता हूँ आपको। इवोल्यूशन ऑफ रॉक। अच्छा, आप रॉक का इवोल्यूशन देखोगे, तो डिफरेंट डिफरेंट एरा में रॉक का इवोल्यूशन हुआ। जैसे कि एक हो गया आपका प्री कैम्ब्रियन एरा। ठीक, प्री कैम्ब्रियन में जैसे आपका प्री कैम्ब्रियन हो गया, पैलोलिथिक हो गया, पैलोलिथिक के बारे में पढ़ते हो ना, एज स्टोन वाले। मेसोलिथिक हो गया आपका, इसी प्रकार सेनोजोइक हो गया, सेनोजोइक एरा हो गया आपका, क्वाटनरी हो गया। तो जितने भी ये जो एराज हैं, इनमें जैसे जैसे ये जो हो गया आपका प्री कैम्ब्रियन, तो यहाँ पे इग्नियस रॉक है। ठीक, इसमें कौन सा हो गया, जैसे गया वाला क्षेत्र हो गया आपका, नवादा वाला क्षेत्र हो गया। अब क्यों है ये आप समझ जाओ, क्यों है, क्योंकि ये हमारा जो झारखंड वाला क्षेत्र है, वहां से ये एसोसिएट कर रहा है। जमुई वाला क्षेत्र हो गया, और भी ये सब क्षेत्र जो बेल्ट हैं, ये आपका प्री कैम्ब्रियन एरा में आते हैं, पुराने हैं एकदम। फिर पैलोलिथिक जैसे हम एरा में आते हैं, तो इसी में हमें क्या देखने को मिलता है, धारवाड़ रॉक। और इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आ जाता है धारवाड़ वाले में, जैसे बॉक्साइट, माइका, आयरन, ये सब जो होते हैं, तो ये हमारे जैसे मुंगेर वाला क्षेत्र हो गया। इसीलिए ना वहां पे इतना रिसोर्सेस देखने को मिला था हमको, मैप जब हम लोग कर रहे थे। जमुई वाला क्षेत्र हो गया। इसी प्रकार जब हम मिजोलिथिक में आते हैं, मतलब ये नया नया वाला, जैसे नए की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं, जैसे ये विंध्यन हो गया। तो विंध्यन में हम लोग ने क्या देखा, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन जो होता है ना, कैमूर वाला क्षेत्र हो गया। राइटिंग थोड़ा वीक हो जाता है मेरा। कैमूर हो गया आपका, आपका रोहतास वाला क्षेत्र हो गया। इसी प्रकार जो सेनोजोइक एरा है, वो उसमें क्या होगा, शिवालिक। शिवालिक तो ये कहां पर जाएगा, वेस्ट चंपारण। अब ये नया हो गया एकदम, ठीक है ना।
ओल्ड टू न्यू जा रहे हैं, यंग जा रहे हैं हम। क्वाटनरी एकदम मोस्ट रिसेंट वाला है, तो यहाँ पे क्या है, ये कॉन्ग्लोमरेट, ये आपका कोर्स ग्रेवल्स, मतलब मोटा वाला देखने को मिलता है पत्थर, तो ये कहाँ पर, गंगेटिक प्लेन पे जो क्षेत्र होगा वहां पर। तो ये थोड़ा मोटा मोटी थोड़ा बहुत आप इवोल्यूशन ऑफ रॉक देख लिए। अब जैसे धारवाड़ रॉक सिस्टम है, तो इसका क्या होगा, धारवाड़ विंध्यंस आपका, इसका नाम क्या है, क्वाटनरी रॉक सिस्टम हो गया, टर्शरी हो गया। तो देखिए धारवाड़ और जो है ना, ये पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट आर्कियन रॉक सिस्टम है। ठीक। इसी प्रकार विंध्यन जो रॉक सिस्टम है, वहां पे सैंडस्टोन, ये समझ में आ गया देख के ही हमको, कैमूर वाला रोहतास और क्षेत्र। क्वाटनरी हम लोगों ने पढ़ा सबसे मोस्ट रिसेंट है, तो यहाँ पे क्या है, एल्यूमिनियम, सॉरी एलुवियम बाई द हिमालयंस, हिमालयन का जो बहाव होता है, पेरिनियन नदी होता है, तो वहां पे तो हमेशा चेंजेस होता रहेगा। तो वो वाला क्षेत्र जो हो गया आपका क्वाटनरी वाला क्षेत्र हो गया। और जो टर्शरी रॉक सिस्टम हो गया, वो हमको वेस्ट चंपारण में देखने को मिलता है, जिसके बारे में हम लोग ने देखा कि जो वेस्ट चंपारण क्षेत्र है कहाँ पे गया, शिवालिक। शिवालिक के बारे में पढ़ते हो ना, जब आप लेजर हिमालय पढ़ते हो, पूरा ओवरऑल भारत में ऊपर जो पोर्शन है पूरा, तो जी ये वाला जो क्षेत्र होता है, जो सबसे नीचे वाला होता है, जहाँ पे दून बनता है, शिवालिक का क्षेत्र, तो उसका एक्सटेंशन है ना, फैला हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द बिहार इज जियोलॉजिकल ओल्डर इन द एज रिलेटिवली। तो हम जान गए, और रोहतास तो होगा नहीं, नॉर्थ वेस्टर्न हिल होगा नहीं, नॉर्थ गंगा वाला तो एकदम नहीं होगा। अब जो खड़गपुर वाला जो हिल है, खड़गपुर कहाँ पर है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, खड़गपुरा क्षेत्र। तो जो खड़गपुरा क्षेत्र है, हिल जो है, वो हमारा धारवाड़ से सिस्टम से बिलोंग करता है। और जो धारवाड़ वाला है वो क्या है, रिलेटिवली ओल्डर है। ठीक। जो खड़गपुर जो हिल है वो कहाँ मिलता है हमें, मुंगेर जिले में मिलता है देखने को। इसी प्रकार नॉर्थ गंगा जो प्लेन है वो बहुत फर्टाइल रीजन है, तो वहां पे जो मोस्ट ऑफ द सॉइल ऑफ नॉर्थ गंगा प्लेन है वो क्या है, खादा टाइप है। तो यहाँ पर बाल सुंदरी सॉइल देखने को मिलता है, भांगर सॉइल देखने को मिलता है, ऊसर सॉइल देखने को मिलता है, प्री डोमिनेंट, ठीक है, प्री डोमिनेंट सॉइल देखने को मिलता है। इसी प्रकार नॉर्थ वेस्टर्न जो हिल है वहां पे सोमेश्वर रेंज है, हरहा वैली या डून बोल सकते हैं, रामनगर डून है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो हिल है ना, सोमेश्वर रेंज, हरहार वैली मतलब दून, आपका रामनगर दून। जो हाईएस्ट पीक है सोमेश्वर रेंज, वो इज द सोमेश्वर फोर्ट, 880 मीटर की ऊंचाई है। और संतपुर 260 मीटर, इज द हाईएस्ट पीक ऑफ रामनगर दून। सोमेश्वर रेंज इज द पार्ट ऑफ शिवालिक रेंज, शिवालिक रेंज का पार्ट है सोमेश्वर रेंज जो है। ठीक। तो जितने भी नॉर्थ वेस्टर्न हिल्स है ना, उसमें कौन कौन है, सोमेश्वर रेंज हो गया, हरहा वैली डून हो गया आपका, रामनगर डून हो गया। तो दीज आर द थ्री वेस्टर्न, जो वेस्टर्न हिल के कैटेगरी में आते हैं ये रेंज जो है। और जो हाईएस्ट पीक है किसका, सोमेश्वर रेंज का, वो कौन सा है, सोमेश्वर फोर्ट है, इसके नाम पे ही है, 880 मीटर का इसका ऊंचाई है। एंड संतपुर इसका नाम, जिसका 260 मीटर है। ठीक। किसका, रामनगर डून का संतपुर हो गया। तो आई होप समझ में आ गया आपको। इसी प्रकार रोहतास और कैमूर वाला हम लोगों ने देख लिया कि किसका एक्सटेंशन है, विंध्यन रेंज का है, विंध्याचल वाले का। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म ऑक्यूपाई इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द बिहार स्टेट। तो इसमें से कौन सा लैंडफॉर्म है जो ऑक्यूपाई होता है कहाँ पर, नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट है, तो हमने अभी देखा जो सोमेश्वर वाला पहाड़ी है या सोमेश्वर का जो हिल है, वही हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है। बाकी कैमूर हम लोगों ने देख लिया, विंध्याचल का, तो ये हमको पता चल गया, ये भी हमको पता चल गया है, साउदर्न वाला पोर्शन। द नॉमेनक्लेचर ऑफ दायरा या दियरा, लैंड ऑफ द गंगा रिवर इज रिलेटेड टू। तो किससे रिलेटेड है, ये दिया से है। अब जो देरा है, ये एक प्रकार का लैंडफॉर्म है, जो कि फॉर्म होता है डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट बाय रिवर। रिवर के द्वारा जो सेडिमेंट लाया जाता है, जिसका डिपोजिशन होता है, उसी के द्वारा ये लैंडफॉर्म होता है, बनता है, इसका नाम है देरा। और दिया, दिया दिया। ठीक। इन द नॉर्थ बिहार रीजन, रिवर्स आर लेदन विद द ह्यूज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट, दे शिप, ये हमको पता है। और इनका जो शेप होता है वो किसका होता है, दिया शेप का होता है, इसलिए इसका नाम दोनों का सेम ही टाइप का है, देरा और दिया। ठीक। देहर तो होगा नहीं, दायरा नहीं होगा। ठीक। साउथ बिहार रिवर मेक्स अ लैंडफॉर्म कॉल्ड द ताल नियर द गंगेटिक बेल्ट। विच एग्रो क्लाइमेटिक रीजन, जो साउदर्न बिहार वाला जो रिवर है वो लैंडफॉर्म बना, इसका नाम है ताल। ताल कहाँ बनता है, ये दियारा कहाँ बन रहा था, नॉर्दर्न वाले पोर्शन में बन रहा था। तो देखिए आप, मतलब कितना चीज आपको पता चल गया थ्रू एमसीक्यू। तो ये ओवरऑल एक तरह से बोला जाए ना, तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन ही है। अब इसको जितना बेटर तरीके से आप कर सकते हो उतना कर लो, बेटर तरीके से आपको करवाया जा रहा है। आप अपने जो हमको पीडीएफ शेयर किया गया है, आप उसको सामने रख लो, और जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आप आराम से देखते चलो। उम्मीद है कि इससे बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलने वाला है, बहुत ज्यादा, वजह सीरीज से। विच एग्रो क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द बिहार इज द हाइएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट।
तो कौन सा क्लाइमेटिक जो रीजन है हमारे बिहार का, सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर डिस्ट्रिक्ट है, तो नॉर्थ ईस्टर्न में है कि नॉर्थ वेस्टर्न में है, साउथ ईस्ट की साउथ वेस्ट? तो सॉइल कैटेगराइजेशन, रेनफॉल, टेम्परेचर, टेरेन, इनके हिसाब से, इनके बेस पर चार मेन एग्रोक्लाइमेटिक जोन हमारे बिहार में डिवाइड किया गया है या आइडेंटिफाइड किया गया है। जोन वन, जोन टू, जोन थ्री ए और जोन थ्री बी। जोन वन में नॉर्थ वेस्टर्न एलुवियल प्लेन है, विच कंसिस्ट ऑफ 13 डिस्ट्रिक्ट। तो 13 जिला किसमें है? नॉर्थ वेस्ट एलुवियल प्लेन वाले क्षेत्र में है। जोन टू नॉर्थ ईस्ट एलुवियल प्लेन, जिसमें 8 जिला है। जोन थ्री में साउथ ईस्टर्न एलुवियल प्लेन, जो कंसिस्ट करता है 6 जिला। और जोन थ्री बी में आपका साउथ वेस्टर्न एलुवियल प्लेन है, जो कंसिस्ट करता है 11 जिला। तो 13, 8, 6, 11। सो फ्रॉम द अबव डिस्क्रिप्शन इट इज क्लियर दैट नॉर्थ वेस्टर्न जो एग्रोक्लाइमेटिक रीजन है बिहार का, वो हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एक्वायर कर रहा है। खुद आपको समझ में आ रहा है ना, 13। तो यही इसका आंसर था। कहाँ गया? नॉर्थ, नॉर्दर्न वेस्ट। अकॉर्डिंग टू द कोपेंस क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, हमारे नॉर्दर्न बिहार में कौन सा क्लाइमेट है, तो हम लोगों ने देखा था CWG। और यही जो साउदर्न पूछ दिया होता तो AW हो जाता। तो ये हम लोगों ने ऊपर देख लिया है। इसमें से कौन सा एग्रो क्लाइमेटिक जोन है बिहार का जहां पे सबसे ज्यादा मखाना हमको देखने को मिलता है? तो मखाना कहाँ देखने को मिलेगा हमको सबसे ज्यादा, किस जिला में? तो ये पता होगा तो हम टिक तो लगा ही लेंगे। तो जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार, जो डिस्ट्रिक्ट जैसे मधुबनी क्षेत्र हो गया, सीतामढ़ी हो गया, दरभंगा, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, किशनगंज, अररिया। तो दीज आर द डिस्ट्रिक्ट्स जो कि हमारे नॉर्दर्न बिहार में है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन क्या देखने को मिलता है? मखाना का देखने को मिलता है। सोचिए, इतना होने के बावजूद भी मखाना कितना महंगा है। समझ रहे हैं आप बात को? आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा इसके बारे में, मखाना का। तो इसका एक ग्राउंड रिपोर्टिंग किया गया है मखाना का, कि मखाना का इतना प्रोडक्शन होने के बाद भी मखाना का रेट कितना हाई है, इससे फार्मर्स को कोई प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम है, मतलब इस लेवल पे मैनेजमेंट इशू है। आप समझ सकते हो। इज एग्रो क्लाइमेटिकली सुटेबल फॉर मखाना कल्टीवेशन। तो ये कहाँ पे होगा इसका आंसर? नॉर्थ ईस्टर्न एलुवियल प्लेन पर। अब ये जितना भी ये जिला है, जितना मैं आपको बताया हूँ, ये कहाँ पड़ेगा? नॉर्थ ईस्टर्न वाले पड़ेगा, एलुवियल वाले क्षेत्र में। और एलुवियल को बोला गया है तो एलुवियल प्लेन में ही ये आ रहा है। लेकिन ये इधर नॉर्थ हो गया तो इधर ईस्ट हिसाब से कैटेगराइजेशन किया गया, तो ईस्ट वाले में है ये। अब इसको फॉक्सनट कहते हैं या मखाना कहते हैं, ये बहुत रिच सोर्स होता है कैल्शियम, ये तो हमको पता ही है। और इसको GI टैग भी दिया गया है। और इसको ब्लैक डायमंड कहा जाता है। क्यों? इसका जो बिया होता है ना, सीड होता है, वो ब्लैक कलर का होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कहाँ पे सबसे ज्यादा होता है? तो मधुबनी वाले क्षेत्र में होता है। लीची इसी प्रकार मुजफ्फरपुर में होता है, तो हम जानते हैं लैंड ऑफ लीची कहा जाता है। और क्योंकि बहुत बड़ा मिठास टाइप का होता है, इसका फ्लेवर होता है। दैट्स वाई ये बहुत फेमस है। इस बार तो ज्यादा हुआ भी नहीं है लीची जो है। जो बिहार प्रोड्यूस करता है 71% ऑफ द, क्या करता है भाई? लीची करता है, हम सबको जानते हैं। मुजफ्फरपुर GI टैग मिला है। जो पिडमॉन्ट जो स्वैम्प सॉइल है, मतलब होता है ना जो दलदल टाइप का होता है, दलदल, ठीक, जहां मीथेन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, CH4। तो पिडमॉन्ट स्वाम्प जो सॉइल है, वो कहाँ पे, किस जिला में देखने को मिलता है सबसे ज्यादा? तो कहाँ देखने को मिलेगा? वहीं जहां पे बारिश हो रहा है, चीजें हो रही हैं, जहां पे रिवर बहुत ज्यादा फ्लो कर रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि ड्राई वाले प्लेस में आपको देखने को मिलेगा, जहां पानी ही नहीं है, जहां सीजनल रिवर पे डिपेंडेंसी है ज्यादा। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कहाँ पे होगा? मधुबनी तो होगा नहीं। भागलपुर में तो खूब बारिश एकदम दबा के होता है। एक भागलपुर हो गया आपका, एक वेस्ट चंपारण हो गया, और आपका सीतामढ़ी। सीतामढ़ी भी नहीं होगा। तो जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका? वेस्ट चंपारण। तो ये कहाँ पे होता है? ये माउंटेन के फुट पे होता है। बारिश तो दोनों जगह हो रहा है, लेकिन ये माउंटेनियस जो इलाका होता है, वो माउंटेन्स के फुट पे देखने को मिलता है। ठीक। और इन द सोमेश्वर रेंज आफ्टर द रामनगर दून, फाइंड सेडिमेंट आर डिपोजिट बाय द रिवर, और दीज आर द स्वाम्पी मोर फर्टाइल फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट चंपारण। ठीक। केन ब्रेक्स एक ट्रॉपिकल सीजनल स्वाम्प फॉरेस्ट है। ये प्रीडोमिनेंटली फाउंड होता है वेस्ट चंपारण में। क्या नाम है इसका? केन ब्रेक्स। थोड़ा ये दिखाता हूं आपको। केन ब्रेक्स, चंपारण। देखिए लिखा है ना, केन ब्रेक्स डेंस इनपिटरेबल थिकेट ऑफ द केन, मतलब ये देख लीजिए आप।
ये एक यूनिक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट टाइप है जो कि लोकेटेड होता है कहाँ पे, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, वेस्ट चंपारण में ही है ना। तो बहुत ही मतलब होता है ना, डेंस होता है, बहुत ही सुंदर है इमेज। ये देखिए आप, थोड़ा और अच्छे से दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये दिख रहा है कितना घना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो देख के फोटोज वोटोज तो देख के समझ में आ जाता है। विजुअलाइजेशन भी बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं आपको खोल खोल के तो दिखाता भी रहता हूँ बीच बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे भी सेशन की साइज जो है देखिए, 1.25 की स्पीड में आप देखोगे तो सेशन वैसे ही बहुत टाइमली खत्म हो जाएगा। तो सेशन को बहुत ज्यादा खींचा भी नहीं जाता है। अब जहां पे मुझे बताना होगा तो वहां तो मैं बताऊंगा ही, क्योंकि जरूरी पड़ जाता है। ठीक, कुछ जगह पे बैकग्राउंड देना बहुत जरूरी है। तो कैम्ब्रिक्स आप समझ गए होंगे। मोस्ट ऑफ द एरिया इन द बिहार इज कवर्ड बाई, तो माउंटेनियस सॉइल, रेगुर, तेराई और आपका एलुवियल। तो मोस्ट ऑफ द एरिया है जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कहाँ, तो एलुवियल सॉइल में कवर होता है, नॉर्दर्न वाले जो पोर्शन है। ठीक, और जो एलुवियल सॉइल होता है वो रिच इन पोटास होता है बट पुअर इन नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होता है, मतलब ह्यूमस जो कंटेंट होता है वो बहुत कम होता है। और ये भी दो प्रकार का होता है, जो एलुवियल सॉइल होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है खादर, जिसको हम नया न्यू एलुवियल कहते हैं, बहुत फर्टाइल होता है, नॉर्दर्न बिहार में पाया जाता है। और एक बांगर, बांगेर या बोल सकते हैं आप ओल्ड एलुवियल, बहुत लेस फर्टाइल होता है। इसी प्रकार माउंटेनियस सॉइल जो होता है वो फाउंड होता है वेस्ट चंपारण में। सो ये तो हम लोग ने देख लिया, नाम से समझ में आ जा रहा है माउंटेनियस। तराई सॉइल जो होता है वो क्या है, स्वाम्पी सॉइल है, जिसमें फाइन सेडिमेंट होता है और बहुत फर्टाइल होता है। ये भी वेस्ट चंपारण जिला में ही है, वेस्ट चंपारण से किशनगंज तक फैला हुआ है। अररिया जो जिला है वहां पे सबसे लार्जेस्ट कंसंट्रेशन देखने को मिलता है तराई सॉइल का बिहार में। तो अररिया जो है वो कहाँ पर है, देखिए आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो क्षेत्र है ये अररिया वाला, किशनगंज के पास। ठीक, ये जो क्षेत्र है वो क्या है, यहाँ पे लार्जेस्ट कंसंट्रेशन देखने को मिलता है तराई सॉइल का हमारे बिहार में। रेगुर सॉइल और द ब्लैक कॉटन सॉइल इज गुड फॉर द कॉटन कल्टीवेशन एंड दिस सॉइल इज मेनली फाउंड इन द दक्कन पार्ट ऑफ द इंडिया। ये तो हम जानते ही हैं, जो कॉटन है वो कहाँ सबसे ज्यादा देखने को मिलता है हमारे, तो यहाँ पे देखने को मिलता है रेगुर वाला पार्ट जो है, रेगुर जो होता है जो सेल्फ कल्टीवेबल भी होता है, सेल्फ ब्लॉक इसको कहेंगे आप, सॉइल। ठीक, इसका नाम है प्रीडोमिनेटली फाउंड इन द महाराष्ट्र एंड गुजरात रीजन। बहुत ज्यादा क्या होता है, अ, बहुत ही अच्छा होता है कॉटन के लिए, कॉटन कल्टीवेशन के लिए। अच्छा चलिए, ये अच्छा होता है इतना, तो जो महाराष्ट्र के जो फार्मर्स होते हैं, आप तो केस स्टडी जानते ही होंगे, सबसे ज्यादा जो मतलब होता है ना कि जो डेथ देखने को मिलता है या सुसाइड देखने को मिलता है, वो वहां के फार्मर का देखने को मिलता है। क्यों, वाई, इसका रीजन बताइए। विच सॉइल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण। तो मुजफ्फरपुर जो क्षेत्र है जहां पे लीची बहुत मिल रहा था, दरभंगा का क्षेत्र और चंपारण। ठीक, तो ब्लैक सॉइल नियर, तो हम लोगों ने देखा था ना कि ये जो क्षेत्र है ये कहाँ पड़ता है, एलुवियल के नियर, मतलब क्यों नियर में पड़ रहा है, क्योंकि हिमालय की ये बहुत पास में है। तो ये न्यूयर यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, बहुत फर्टाइल होता है। मुजफ्फरपुर जो होता है किसके बैंक में है, तो बूढ़ी गंडक के बैंक पर है। और बूढ़ी गंडक जो है वो ऑरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, सोमेश्वर रेंज से, वेस्टर्न चंपारण के। रेड सॉइल होता है वो फाउंड मेजोरली इन द कैमूर एंड रोहतास डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार, इसीलिए ना यहाँ पे रेड सैंडस्टोन देखने को मिलता है। अच्छा, कोई सुना है चंद्रकांता की कहानी, चंद्रकांता, एक सीरियल आता था। मुझे नहीं पता कि आपको पता है कि नहीं, बट जो चंद्रकांता का सीरियल बनता था ना, बहुत ही फेमस था, डीडी जो नेशनल पे आता था। और इसमें जो जगह को, जो फोर्ट्स को, मतलब जहाँ पे शूटिंग हुआ था ना, वो यहीं पे हुआ था, चुनार वाले क्षेत्र में। और जो चुनार है ना बहुत फेमस है फॉर द रेड सैंड स्टोन, बहुत ज्यादा फेमस है। आप कभी पता करिएगा, आपको पता चलेगा। यहाँ पे चुनार का किला भी बहुत फेमस है। तो रेड सॉइल जो है इसलिए लाल कलर की वहां पे सॉइल देखने को मिलता है, कैमूर और रोहतास का एक्सटेंशन है ना। इन बिहार द टर्म बाल सुंदरी, ताल, करैल, बल्ठर, ये कहाँ पर है, तो ये क्या है, ये एक सॉइल का कैटेगरी है। बाल सुंदरी जो होता है वो क्या है, ओल्ड एलुवियल है। ठीक, ओल्ड एलुवियल का टाइप है, मतलब कि ये ज्यादा तो वो नहीं होगा, क्या कहते हैं उसको, ज्यादा फर्टाइल नहीं होगा, क्योंकि नियर जो एलुवियल सॉइल होता है वो ज्यादा फर्टाइल होता है। और ये हमारे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द बिहार में पाया जाता है, और मैक्सिमम लाइम कंटेंट देखने को मिलता है हमारा, डार्क होता है कलर में। करैल केवल सॉइल, ये हैवी क्लेई सॉइल होता है, रोहतास गया औरंगाबाद में होता है। क्लेई देखे आ गया ना,
वाटर रिटेंशन नहीं कर पाएगा। ठीक। ताल सॉइल जो होता है वो क्या होता है, ताल आर लैंड बाउंडेड बाय द डिपोजिट ऑफ डिफरेंट रिवर्स, दे आर वेरी फर्टाइल। ठीक। और जो बल्थर जो सॉइल होता है वो साउदर्न बिहार टिप में होता है, जो छोटा नापो प्लेटिव साइड में होता है, यहाँ का बल्थर सॉइल होता है। ठीक। जिसका एक्सटेंशन जो होता है वो कैमूर से राजमहल हिल तक होता है। राजमहल में तो बहुत ज्यादा हम लोग क्या देखने को मिलता था, अपराइजिंग देखने को मिलता था उसी क्षेत्र में। सिविल्स जब अपराइजिंग आप देखते हो पढ़ते हो, उसमें आप राजमहल का जिक्र जरूर देखते हो। बासुंदरी सॉइल जो होता है वो एलुवियल सॉइल प्लस हाई लाइम कंटेंट होता है, जबकि करई केवल जो सॉइल होता है वो बांगर प्लस हाई कंटेंट ऑफ क्ले होता है। इसी प्रकार ट्राइब्स के बारे में बताना है कि कौन सा ट्राइब्स किस जिला से एसोसिएट करता है। ठीक। तो चलिए इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो संथल, बांका, मुंडा, जमुई, उरांव, सुपौल, खरवाड़, भागलपुर। तो कौन सा नहीं कटली मैच है? तो संथल जो होता है ना वो बांका जिला, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार वाले क्षेत्र में था। तो ये तो होगा, संथल अपराइजिंग भी सुने होंगे। ठीक। कब हुआ था? कमेंट बॉक्स। मुंडा, रोहतास और बक्सर। तो मुंडा जो है वो जमुई दे दिया है, मतलब यहीं पे स्पॉट हो गया। उरांव जो है वो सुपौल। तो उरांव जो है वो कहाँ पर है? रोहतास क्षेत्र में और सुपौल वाले क्षेत्र में। और खरवाड़ कहाँ पर है? खरवर रोहतास और भागलपुर वाले क्षेत्र में। तो संथल जो है वो लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है हमारे बिहार का। पूछ देगा कि सबसे बड़ा जो ट्राइबल ग्रुप है हमारे बिहार का कौन सा है, तो संथाल। और जो सबसे मोस्ट एजुकेटेड है पूरे ट्राइब्स में वो कौन है? उरांव से। उरांव कहाँ पाए जा रहे थे? तो ये हमारे सुपौल और रोहतास क्षेत्र में। और रोहतास का तो आप जानते ही हो लिटरेसी रेट, तो उससे आपको अंदाजा मिल गया होगा। इन बिहार द ट्राइब हैविंग द हाईएस्ट पॉपुलेशन इज संथाल फॉलोड बाय द उरांव और खिरवर। इन इंडिया द ट्राइब हैविंग द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द कंट्री भील, ये तो हम जानते ही हैं। भारतीय लेवल पे सबसे ज्यादा जो होता है वो किसका पॉपुलेशन देखने को मिलता है हमको? तो वो हमको भील देखने को मिलता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो संथल होता है ना, ये जो है संथाल, संथाल, तो ये जो जितना भी टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन होता है हमारे बिहार का उसका 48% होता है, 48%। ठीक। कहाँ कहाँ पाया गया था? तो बांका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, ये सहरसा वाले क्षेत्र में। सबसे लिटरेट कौन सा था? याद करो, क्लोज करो आंख और आप सोचो। तो ओरांव, ओरांव ट्राइब, रोहतास सुपौल में। ठीक। इसी प्रकार और भी थोड़ा टाइप जैसे गोंड हो गया, तो गोंड कहाँ पर है? रोहतास और सारण, ये हो गया। कोरबा, कोरबा भी है ना, कोरबा ट्राइब। मुंगेर आपका, पूर्णिया, कटिहार प्लस आपका रोहतास। ठीक। तो इन क्षेत्र में पाया जा रहा है। मुंडा तो जाने गया आपका, तो मुंडा, रोहतास और बक्सर। तो ट्राइब्स का ये था। प्लस हम लोग ने एग्रो क्लाइमेटिक जोन भी देखा था, याद है ना? जोन 1, जोन 2, जोन 3A और जोन 3B। सबसे ज्यादा जिला जोन 1 में देखने को मिला था, नॉर्थ वेस्टर्न एलुवियन वाले में। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा और बहुत कॉन्सेप्चुअली आप समझ रहे हैं चीजों को। बाय कोई दिक्कत हो तो आप मेल जरूर करें, मेल या कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिए। कमेंट से मुझे पता चलता है थोड़ा, क्योंकि लास्ट लेक्चर में जो लास्ट मैंने वीडियोस कंप्लीट करवाया था उसके बाद बहुत अच्छा अच्छा कमेंट्स भी आया था, प्लस मेल भी आया था लोगों का। तो उससे मुझे पता चलता है कि किसको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है। तो उसमें क्या होता है, सुधार करने का जो स्कोप होता है बढ़ जाता है थोड़ा अपने अंदर। ठीक। आप क्रिटिसाइज भी खुल के कर सकते हो एकदम। न्यूमेरिकली द लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ द बिहारीज, मुंडा, गोंड, संथाल और कोरा, तो हम लोगों ने देख लिया। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर हमको नेशनल पार्क देखने को मिलता है? तो हम जानते ही हैं, वाल्मीकि नेशनल पार्क। और ये ओनली नेशनल पार्क है हमारे बिहार का जो सिचुएटेड कहां पर है? वेस्टर्न चंपारण जिला पे है। इसका जो एक्सटेंशन इस पार्क का नेपाल में इज नोन एज चितवन नेशनल पार्क। तो द एक्सटेंशन ऑफ दिस पार्क इन द नेपाल इज नोन एज चितवन नेशनल पार्क। 18वां टाइगर रिजर्व है और स्टैब्लिश होता 1978 में। इसको हम लोग भा, अ, भाई सलोतन कहते हैं, प्लस ISFR 2023 के हिसाब से जो टोटल एरिया है वाल्मीकि नेशनल पार्क का वो 1024.92 किलोमीटर स्क्वायर में है। आउट ऑफ विच 797 वाला जो है वो हैज अ फॉरेस्ट कवर। ठीक। तो टोटल एरिया है जो वाल्मीकि का 1024.92 वाले में था, किलोमीटर स्क्वायर में फैला है, जिसमें से कि लगभग 800 किलोमीटर स्क्वायर में इसका फॉरेस्ट कवर है। भीम बांध हम जानते हैं कहाँ पर है? मुंगेर जिला में। और एक प्री हिस्टोरिक साइट भी है बहुत फेमस। ये कहाँ पड़ता है भीम बांध जो है? भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी,
ये स्टैब्लिश हुआ था 1976 में, और ये सबसे ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे बिहार का। वाल्मीकि नेशनल पार्क वेस्टर्न चंपारण, राजगीर, पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नालंदा, और गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गया। तो गौतम बुद्ध गया नाम से समझ में आ रहा है ना, राजगीर नालंदा समझ में आ रहा है, नाम से ही सब समझ में आ जा रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर इन बिहार? वाल्मीकि हो गया, दुधवा तो होगा नहीं, यूपी में है। गजेंद्र और भीमबांध, तो इसका तो नाम हमने सुना ही नहीं थे, तो ये हो गया आपका। तो गजनेर जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो प्रोटेक्ट एरिया लोकेटेड इन द बीकानेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, तो गजनेर से होगा नहीं। मुंगेरा जान गए, भीमबंध। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ या बर्ड सेंचुरीज ऑफ बिहार इज लार्जेस्ट इन द टर्म ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर? तो इसका आंसर क्या होगा? कैमूर। इन द टर्म ऑफ एरिया और इन द सीक्वेंस ऑफ अबव वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरीज, तो सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा है? कैमूर, वाल्मीकि, भीमबांध और गौतम बुद्ध सेंचुरी। अब ये कुछ लिस्ट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, नेशनल पार्क का, तो बर्ड सेंचुरी का। जैसे कैमूर जो है वो कहाँ पर है? कैमूर से नाम समझ में आ रहा है। वाल्मीकि वेस्ट चंपारण समझ में आ गया। बरेला झील सलीम अली जुबा साहनी, मतलब बरेला ओवरऑल, तो बरेला कहाँ पर है? वैशाली। भीमबांध जानते हैं हम लोग, गौतम बुद्ध जानते हैं हम लोग, और बर्ड कन्वर झील ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, बेगूसराय कन्वर। कुशेश्वर कुशेश्वर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? दरभंगा। नग्गी डैम कहाँ पर है? जमुई। नकटी डैम कहाँ पर है? जमुई। तो नग्गी नकटी नाम समझ आ रहा है। पंत या राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका नालंदा, राजगीर आ गया ना नाम। अच्छा, पंत आ जाएगा तब भी यही होगा, ठीक है। उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर हो गया? वेस्ट चंपारण। विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन कहाँ पर हो गया आपका? भागलपुर वाला चित्र। तो इसको याद कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत रटना है, जैसे विक्रमशिला भागलपुर, तो थोड़ा बहुत तो नाम से समझ में आ जा रहा है चीजें। इसमें से कौन सा कैटली मैच नहीं? तो भीमबान तो होगा ही, सिंपल है। नग्गी हम लोगों ने पढ़ ही लिया, नग्गी या नकटी। कैमूर बक्सर, कैमूर बक्सर था नहीं, इसी के नाम पे ही था। और राजगीर जो है वो नहीं होगा। सबसे ज्यादा डेंस डिसीजर फॉरेस्ट कहाँ देखने को मिलता है, किस जिला में? वेस्ट चंपारण, कैमूर, गया कि नवादा? अरे आप समझ जाओ ना। अब जहां ज्यादा बारिश होगा, जहां ज्यादा रेनफॉल होगा, या जहां ज्यादा पानी होगा, वाटर होगा, वहीं फॉरेस्ट भी बहुत घना होगा, सिंपल है। तो ये कहां पर होगा? वेस्ट चंपारण क्षेत्र में। गया तो एकदम नवादा, बहुत ठंडा है, पथरीला है, प्लेटी वाला क्षेत्र है, तो होगा नहीं। सोमेश्वर, ठीक। आईएसएफआर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिहार का जो फॉरेस्ट कवर है 7532.45 स्क्वायर किलोमीटर में, जिसमें 8% है क्या? 8% ऑफ द एरिया। तो पूरा जितना भी बिहार का एरिया है, बिहार का एरिया मान लेते हैं 100% हो गया, उस 100% में से जो 8% है वो क्या है? बिहार का फॉरेस्ट कवर है, इतने किलोमीटर में फैला हुआ है। और डिस्ट्रिक्ट जहां पे सबसे ज्यादा एरिया वाइज फॉरेस्ट कवर है, तो कैमूर हो गया, वेस्टर्न चंपारण हो गया, और जमुई हो गया। अब वो जिला परसेंटेज वाइज जहां पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, तो कैमूर हो गया, जमुई हो गया, और आपका मुंगेर हो गया। तो इसको याद आप थोड़ा कर ले अच्छे से। द एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ द बिहार इज 750 mm, 1205, 1005 और 1505। तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के आधार पर जो हमारे बिहार का जो एक लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड देखने को मिला है 1871 से लेकर 2011 के बीच में, तो जो हमारा एवरेज एनुअल रेनफॉल निकाला गया है वैल्यू, वो कितना है? वो आपका 1205 mm। हालांकि ये क्लोज आंसर है, आंसर वैसे होना चाहिए आपका 1224 mm। ठीक, तो इसके अराउंड जो भी आपको मिलेगा ऑप्शन, आप उसको टिक लगा लीजिएगा एग्जाम में, विथ a standard deviation of 218 mm। अब देखिए, बिहार लाइज मिडवे बिटवीन द ह्यूमिड वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट एंड सब ह्यूमिड उत्तर प्रदेश इन द वेस्ट, विच प्रोवाइडेड अ ट्रांजिशनल पोजीशन इन द रिस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट। एक तरफ यूपी, एक तरफ बंगाल, उसके बीच में हमारा बिहार। और जो एवरेज नंबर ऑफ रेनी डे है बिहार में वो 52 दिन है, ठीक है। तो एक वर्ष में हमारे यहाँ लगभग 52 दिन बारिश हो जाता है। और कुछ ऐसे भी रिपोर्ट्स हैं जिनके अकॉर्डिंग बोला गया 512 का, ये जो है ना क्वेश्चन पूछा था। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज नो लैंड अंडर द फॉरेस्ट कवर? तो कहाँ, कौन सा ऐसा जिला है जहां पे फॉरेस्ट कवर ही नहीं है? रोहतास, मुंगेर, नवादा, भोजपुर और ई है। तो इसका जो आंसर है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पे ना हो, लेकिन कुछ ऐसे हैं जहां पे लोएस्ट फॉरेस्ट कवर देखने को मिला है, जैसे कि आपका शेखपुरा वाला क्षेत्र हो गया,
डिस्ट्रिक्ट फॉलो बाय द अर्बन। यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया बहुत लो देखने को मिला है। एज पर द आईएसएफआर रिपोर्ट 2023, नो डिस्ट्रिक्ट हैज अ टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ जीरो। जीरो नहीं है। तो जो क्वेश्चन का डिमांड है पहले तो उसका फुलफिलमेंट नहीं हो पा रहा है। तो शेखपुरा देख लेते हैं थोड़ा मैप में। शेखपुरा जो क्षेत्र है ना, ये रहा, दिस वन। तो ये शेखपुरा है ना, और शेखपुरा के बाद कौन आपका आ गया, अरवल। तो एक तो शेखपुरा हो गया और एक जो अरवल हो गया, ये रहा शेखपुरा अरवल। तो यहाँ पे क्या है, लो फॉरेस्ट कवर देखने को मिला है, बट जीरो कहीं पर भी देखने को नहीं मिला है। बाई हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार वॉज अ पटना डिस्ट्रिक्ट बाउंडेड टिल जुलाई 2018। तो टोटल 9 जिले हैं जो बाउंड करते हैं, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा और आपका जिहानाबाद और अरवल। तो ये चीज तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, ये पॉइंट, कि हमारा जो वो है क्या कहते हैं, पटना है, वो कितने जिलों से घिरा हुआ है। तो 9 जिले हैं टोटल। आप इसमें मैप में देख लो, ये रहा आपका बिहार और ये पटना। और पटना देखिए किससे किससे घिरा हुआ है, जैसे यहाँ सारण हो गया, भोजपुर हो गया, अरवल हो गया, जेहानाबाद हो गया, नालंदा हो गया। ठीक, यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन इस तरीके से देखिए, वैशाली भी हो गया, यहाँ समस्तीपुर हो गया, बेगूसराय हो गया। ठीक, ये रहा इधर। तो आई होप आपको समझ में आ गया। लखीसराय वाला क्षेत्र था ना, यहाँ लोग देखे थे ना, ये देखिए, जब ये इधर से फैला तो ये लखीसराय वाला क्षेत्र हो गया। तो आई होप आपको समझ में एकदम अच्छे से आ गया होगा। जहानाबाद, अरवल। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद द नेपाल। ये तो ऐसे ही बता देंगे आप, सीतामढ़ी, मधुबनी, किशनगंज की पूर्णिया। तो पूर्णिया वाला जो क्षेत्र है आप उसको देखिए पहले एक बार। पूर्णिया कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो क्या ये नेपाल के पास जा पाएगा? इससे इसको तो पहले ही बॉर्डर कर दिया गया है स्टेट के द्वारा, इंटरलॉक्ड हो गया ये तो जा ही नहीं पाएगा। जबकि हम सीतामढ़ी देख रहे हैं, मधुबनी देख रहे हैं, सुपौल देख रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं, तो ये सब तो शेयर कर ही रहे हैं। ठीक, किशनगंज को देख ही लिया हम लोग ने, इधर देखिए किशनगंज ये रहा। एक सेकंड, तो कॉन्सेप्चुअल बन रहा है ना, क्लैरिटी आपको नहीं बन रहा है तो उसको बताइए आप। ठीक है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार आर द 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ दैट। ठीक है, ये रहा आपका वेस्ट बंगाल के साथ। तो देखिए यहाँ पे क्या इंफोबिट में है कि जो किशनगंज है आपका, पूर्णिया जो है, कटिहार जो है, वो 3 ऐसे जिला है जो बॉर्डर बनाते हैं किससे, बंगाल से। के पी के, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। 8 डिस्ट्रिक्ट है शेयर बॉर्डर विद उत्तर प्रदेश, जैसे कि वेस्टर्न चंपारण हो गया, गोपालगंज हो गया, सिवान हो गया, सारण हो गया, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर। तो ये जो है ना, ये उत्तर प्रदेश अपना। ठीक, तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा ना, कहाँ कहाँ से बॉर्डर शेयर हो रहा है चीजें। ये देख रहे हैं सारण। यही रीजन है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मैप बहुत जरूरी हो जाता है। 8 डिस्ट्रिक्ट शेयर अ बॉर्डर विद झारखंड एज वेल। रोहतास हो गया, औरंगाबाद हो गया, गया हो गया, नवादा हो गया, जमुई, बांका, भागलपुर। अब जो नीचे होंगे साउदर्न बिहार में होंगे, वो आपका झारखंड से शेयर करेंगे। तो देखिए वेस्टर्न चंपारण कॉमनली नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ कर रहा है, जंक्शन पे है ना। कटिहार इसी प्रकार बंगाल और झारखंड दोनों के साथ कर रहा है, जंक्शन पे, साउथ ईस्टर्न वाले पोर्शन में। और रोहतास जो हो गया वो उत्तर प्रदेश और झारखंड वाले क्षेत्र में हो गया। और किशनगंज जो है वो आपका नेपाल और वेस्ट बंगाल वाले भाग में शेयर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया मैक्सिमम नंबर ऑफ जो डिस्ट्रिक्ट होता है हमारा बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ। तो जो बोथ उत्तर प्रदेश और झारखंड जो है ना, दोनों के साथ 8-8 जिला शेयर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश भी था और झारखंड भी था। अब जो ईस्टर्न टिप है ऑफ द कटिहार जिला, वो टच करता है झारखंड, और वेस्टर्न टिप ऑफ जो रोहतास है वो टच करता है उत्तर प्रदेश से। तो ये आपका है बॉर्डर विद द यूपी और बॉर्डर विद द झारखंड। तो वेस्ट बंगाल, वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, आपका रोहतास। ठीक, इसी प्रकार कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास। तो रोहतास देखिए कॉमन हो गया दोनों में। ठीक, ये बात समझ में आया ना, रोहतास जो हो गया वो कॉमन हो गया। विच आर द फॉलोइंग टाउन इज लोकेटेड ईस्टर्न मोस्ट ऑफ द बिहार। तो हम जान गए ना, कटिहार हो गया, गिवन ऑप्शन के हिसाब से कटिहार होगा। ठीक, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट वेस्ट चंपारण हो गया, सबसे वेस्टर्न मोस्ट कैमूर है, गया सबसे साउदर्न मोस्ट, और किशनगंज सबसे, ये देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, किशनगंज ये है ना, ये सबसे ईस्टर्न मोस्ट है। ठीक, ये सबसे आपका नॉर्दर्न मोस्ट हो जाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, कैमूर सबसे ईस्टर्न वेस्टर्न मोस्ट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट रेलवे स्टेशन ऑफ बिहार ऑन द ट्रेन रूट फ्रॉम भागलपुर टुवर्ड द मिर्जा चौकी। तो ये क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा अम्मापल्ली रेलवे स्टेशन। जो अम्मापल्ली रेलवे स्टेशन है ना, वो हमारा कहाँ पड़ता है,
अरे, हाल्ट रेलवे स्टेशन ऑन द साहिबगंज लूप लाइन। इट इज द लास्ट स्टेशन इन द बिहार। बिहार है तो बिहार का लास्ट का मतलब ये नहीं होता कि नंबर के हिसाब से पूछ रहा है, नहीं, मतलब ये जगह के हिसाब से, फिजिकल लोकेशन के हिसाब से पूछ रहा है। ये देखिए यहाँ पर है आपका भागलपुर वाला क्षेत्र, और ये इस हिसाब से पूछ रहा है, ये लास्ट इधर से। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप। विच आर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ द बिहार डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद द झारखंड? तो कौन है? गंगा सोन डिवाइड, गंगा प्लेन, मगध प्लेन की आपका मिथिला प्लेन, मिथिलांचल। तो जो वेस्टर्न साउथ डिस्ट्रिक्ट है टच द झारखंड एंड दे आर पार्ट ऑफ द गंगा सोन डिवाइड रीजन, सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। सिंपल है। जो गंगा सोन डिवाइड है हमारा, वो कहाँ देखने को मिलता है हमको? और ये पूछा क्या क्वेश्चन में, विच आर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ द बिहार डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद द झारखंड? झारखंड सा बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है, तो ये तो होगा नहीं। सिंपल है, क्योंकि जो वेस्टर्न साउथ डिस्ट्रिक्ट है वो तो झारखंड साथ कर ही रहा है, हमको पता ही है। अब भागलपुर कटिहार जो है वो गंगा प्लेन है, गंगा प्लेन, तो ये क्या कर रहा है? ये भी शेयर बना रहा है आपका झारखंड के साथ। आप चित्र देख लो ना, चित्र के हिसाब से समझ जाओगे आप। मगध प्लेन जो है वो कंसिस्ट कर रहा है डिस्ट्रिक्ट लाइक नवादा गया, तो ये भी होगा इनकरेक्ट। अब जो मिथिलांचल है वो तो ऊपर है नॉर्दर्न बिहार में, तो ये तो वैसे भी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्रेजेंट इन द बिहार स्टेट ऑफ इंडिया? महाबोधि विहार, मोनेस्ट्री नालंदा, एंशियंट साइट ऑफ विक्रमशिला मोनेस्ट्री, टॉम्ब ऑफ शेर शाह सूरी, none of the above, more than one of the above। तो महाबोधि जो मंदिर है 2002 में इन द गया एंड बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री नालंदा 2016 अमंग द अबव आर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इसका आंसर क्या होगा? मोर देन वन ऑफ द अबव होगा। कौन सा? एक महाबोधि विहार हो जाएगा या मंदिर, और एक आपका मोनेस्ट्री इन द नालंदा, ये दोनों। ठीक। तो दीज आर द टू प्लेसेस जो कि हमारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इस ऑप्शन के हिसाब से। प्लस बिहार सरकार ने कुछ प्रेस प्रपोजल भी शेयर किया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, टू गेट द साइक्लोपियन, एक वॉल है जो कि 2500 साल से पुराना है। ठीक है, राजगीर में इसको माना जाता है कि इसको बनवाया गया था किसके द्वारा? अजात शत्रु के द्वारा, और एक 40 किलोमीटर का लॉन्ग वॉल है। ठीक। राजगीर में, नालंदा में। तो एक्सटर्नल जो इनिमीज थे, जो इन्वेडर्स थे, मैंने बताया था ना अजात शत्रु के बारे में, कि इनके पिताजी ने जो डिप्लोमेसी मेट्रोमिलियन अलायंस के द्वारा जिन्होंने अपना संबंध डेवलप किया था अलग अलग जो जनपद से, उससे खराब करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा था। ठीक। तो ठीक, तो इसी प्रकार इनके द्वारा साइक्लोपियन वॉल बनाया गया था राजगीर का, और इसको प्रपोज किया गया है कि इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शुमार कर दिया जाए। विच आर द फॉलोइंग नेशनल हाईवे कनेक्ट द छपरा एंड गोपालगंज? तो छपरा और गोपालगंज किससे कनेक्ट होते हैं? तो नेशनल हाईवे नंबर 85 से। अब छपरा से लेकर गोपालगंज NH85, हाजीपुर और सीतामढ़ी और सोनबरसा नेशनल हाईवे 77, आरा और बक्सर नेशनल हाईवे 84, और नेशनल हाईवे 80 कनेक्ट द मोकामा टू फरक्का स्ट्रेच ऑफ 190 किलो। मतलब ये नेशनल हाईवेज है, और इसे कनेक्शन पे क्वेश्चन पूछा है। तो नेशनल हाईवे जो 27 है वो स्ट्रेच होता है 487 किलोमीटर पे, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और किशनगंज, ये 3 जिला कनेक्ट करता है, और ये लॉन्गेस्ट है हमारे बिहार का। ठीक। और ये किसका पार्ट है? वेस्ट नेशनल हाईवे दैट स्टार्ट इन द पोरबंदर एंड इंडियन सिलचर। बहुत बेकार रोड है, लेकिन बहुत बेकार रोड है यहाँ का। नेशनल हाईवे 727A इज द शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे इन द बिहार। तो नेशनल हाईवे तो बनाए हैं, पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे उस लेवल पे काम हुआ नहीं है अभी बिहार में। वेयर इज जल मंदिर लोकेटेड? गंगापुरी, पावापुरी, तीर्थपुरी और जलपुरी। तो जल मंदिर जो है ऑन द वाटर टेम्पल इज सिचुएटेड इन द पावापुरी ऑफ नालंदा डिस्ट्रिक्ट। तो जल मंदिर है कहाँ लोकेटेड है? आपका पावापुरी में। और पावापुरी कहाँ पड़ता है? तो नालंदा जिला में। तो जल मंदिर ऑन द वाटर टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन इन द पावापुरी। पावापुरी जो है वो एक हाईली रिवर टेम्पल डेडिकेटेड टू द लॉर्ड महावीरा, जो 24 तीर्थंकरास थे, जो प्रीचर्स थे, विच मार्क द प्लेस ऑफ दिस क्रिमेशन, ऑफ हिज क्रिमेशन। एंड द नेम फॉर द पावापुरी इज अपापापुरी। ठीक, जिसका मतलब होता है सिटी विदाउट द सीन। और जैनिज्म का तो आप जानते ही हो सीन। जो जैनिज्म जो रिलीजन है ना, वो बहुत ही टफ है, बहुत हार्ड है, इसलिए लोग ज्यादातर अपनाना चाहते थे बुद्धिज्म को, क्योंकि इसमें मध्यम मार्ग का ऑप्शन भी था, और इसमें तो एकदम नहीं था कुछ भी। द सिख पिलग्रिमेज साइट तखत श्री हरिमंदर जी जो पटना साहिब हैं, जो सेकंड होलीस्ट तख्त हैं, ये कहाँ पर है? तो ये तो हम जानते ही हैं, ये तो हिस्ट्री वाला हो गया। 1666 में पैदा हुए थे श्री जो 10th हमारे सिख गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, उन्हीं का बर्थ प्लेस है, और यही जो है सेकंड आपका आफ्टर अकाल तख्त जो है अमृतसर का, उसके बाद इनका पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सिचुएटेड इन द बिहार? तो
सांबर हो गया, ये तो राजस्थान हो जाता है। तो अनुपम लेक ही होगा ओवरऑल, कैमूर जिला में पड़ता है आपका। और जो सांभर लेक तो हम जान गए, सुखना लेक जो है वो चंडीगढ़ में पड़ता है। और एक रिजर्वायर है जो कि फुटहिल पे किसके है, शिवालिक हिल के। काम लेक कहाँ पर है, रसिया में। अरे रसिया से भी पूछ दिया क्वेश्चन। व्हाट इज द यूनिक फेस्टिवल ऑफ बिहार? दीपावली, विशु, ये तो आंख बंद करके कोई बता देगा। छठ पूजा। तो छठ पूजा जो है वो एक यूनिक फेस्टिवल है। इनका तो एक्सटेंशन अभी फिलहाल में, ये जो त्योहार है इसका एक्सटेंशन हमको उत्तर प्रदेश के जैसे चंदौली हो गया, गाजीपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, ये सब जिला में देखने को मिलता है। प्लस झारखंड हो गया। और जो साउदर्न नेपाल है यहाँ देखने को मिलता है। ठीक। और इसको सेलिब्रेट किया जाता है हर वर्ष मार्च और नवंबर में। टू वेनरेट द सूर्य, सूर्य भगवान से एसोसिएट करता है ये जो त्योहार है। सन गॉड एंड हिज कॉन्सर्ट छठी मैया, बहुत ही फेमस है। विशु इज अ न्यू ईयर सेलिब्रेशन इन सम साउदर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। ये जो ऑप्शन में था ना इसमें विशु। प्लस विनायक चतुर्थी जो है, ये तो नाम समझ में आ जा रहा है कि ये गणेश भगवान पर है, उनके बर्थ पर है। छठ पूजा इज सेलिब्रेटेड ऑन द मंथ ऑफ, तो हम लोगों ने देखा था मार्च और नवंबर, ये तो सबको ही पता होगा। बिहुला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड स्पेशली इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, यूजली इन द मंथ ऑफ अगस्त ईच ईयर। तो जो बिहुला फेस्टिवल है वो जो सेलिब्रेट किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, तो भागलपुर में। ये एक ट्रेडिशनल और कल्चरली सिग्निफिकेंट फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है मेनली इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार, मंथ ऑफ द अगस्त। और इट इज एसोसिएटेड विद द फोक टेल ऑफ बिहुला, हु इज कंसिडर्ड अ सिंबल ऑफ डिवोशन एंड करेज। तो इसमें हम क्या देखते हैं, जो गॉडेस मनसा इनका स्टोरी है ना, जो सरपेंट गॉडेस, एंड रिफ्लेक्ट डीप रूटेड मिथोलॉजिकल बिलीफ। ये पूरा है मंजूसा, जो हम लोग देखते हैं ना फोक आर्ट, जो कि हमारे मेंस का पार्ट भी पड़ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता भी है। तो उससे है, लेकिन आपको नॉर्मली याद करना है, आपको क्या नाम करना है, जो बिहुला फेस्टिवल है वो कहाँ पर है, तो वो हमारा भागलपुर में। द फ्लड अफेक्टेड एरिया ऑफ इंडिया लोकेटेड इन द बिहार इज, तो कितना है, तो 16.5% जो है वो हमारे बिहार में फ्लड अफेक्टेड एरिया है, 16.5%। और जो 22.5% है या 22% के लमसम जो पॉपुलेशन है वो अफेक्ट होते हैं इससे। तो बिहार लोकेटेड है कहाँ पर, तो ये समझ में आ गया, मैं नॉर्थ बिहार। क्यों होता है ये हम जानते हैं। तो 76% जो पॉपुलेशन है नॉर्थ बिहार की, वो एक मतलब होता है ना कि एक थ्रेट में रहता है फ्लड डिवास्टेशन के। ठीक, जिसमें प्रॉपर्टी डैमेज भी होता है, बहुत चीजें हो जाती हैं, मतलब प्रॉब्लम होता है। और नॉर्थ बिहार इज प्लेग्राउंड ऑफ द 8 मेजर रिवर, जैसे घाघरा हो गया, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, और आपका बलन, कोशी और महानंदा, ये लास्ट हो जाता है, आउट ऑफ द बिहार जाता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन वॉज स्टेब्लिश। इसका आंसर क्या होगा, 1982। तो बिहार स्टेट जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर कॉर्पोरेशन था उसको स्टेब्लिश किया गया था ईयर 1982 में। और इट वाज सेट अप विद द एम ऑफ हार्नेसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द स्टेट। तो बस आपको डायरेक्टली याद कर लेना है कि जो बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन है वो कब है, 1982 में। बिहार में जो बाढ़ आता है ना, जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उतनी मतलब यहाँ पे वो नहीं है, इतना एक्टिव नहीं है उस लेवल पे। दैट्स वाई कि बहुत घटना घट जाता है, बहुत लोग का लॉस होता है, बहुत हैवी लेवल पे होता है। बाकी इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि 71st बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं रिलेटेड टू ज्योग्राफी, बिहार ज्योग्राफी, प्लस बीपीएससी डीएसओ का जो पेपर हुआ था उसका, कुछ ऐसे प्रश्न है, मतलब मान लीजिए कि 10 से लेकर 15 ऐसे क्वेश्चन इसमें पड़ जाते हैं, प्लस 8 से 10 क्वेश्चन पड़ जाते हैं हमके हिस्ट्री के। तो ये कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि अभी तक मैं करवाया नहीं हूँ, मैं उसको एक साथ करवा दूंगा। प्लस मुझे आप सबसे सभी से एक सजेशन चाहिए, जब ये कंप्लीट हो जाएगा आपका बिहार ज्योग्राफी, तो जो यूपीएससी का पीवाईक्यू है उसको क्या मैं मर्ज फॉर्म में करवाऊं, जैसे कि लाइक जैसे तर्कस हो रहा है। ठीक, तर्कस से क्वेश्चन जैसे एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है आपको, तो एंशियंट हिस्ट्री पूरा कंप्लीट कराया जाता है, तो एंशियंट हिस्ट्री में मर्ज करवा दिया जाए यूपीएससी का पीवाईक्यू, उसी में डिस्कशन कर लिया जाए, जिससे कि आपका पूरा एंशियंट वाला पार्ट हो जाए पहले। ठीक, या बाकी इंडिपेंडेंट करना है आप मुझे बता दीजिएगा, जैसा आप बोलोगे वैसा मैं कर दूंगा। कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आप मतलब मुझे बस सुझाव जरूर दीजिएगा, मेल आप कर दीजिएगा। बिहार पॉलिटी, ये ज्यादा बड़ा नहीं है। एक काम करते हैं, अगला सेशन जो है उसमें हम बिहार का पॉलिटी जो है, ज्यादा बड़ा नहीं है वैसे, बिहार पॉलिटी प्लस आपका जो आर्ट एंड कल्चर पोर्शन है उसको हम कंप्लीट करवा देंगे। ठीक, इससे क्या होगा कि हमारा जो बिहार स्पेशल सेक्शन है वो खत्म। फिर थोड़ा जल्दी जल्दी हम क्या करेंगे, अब हम मूव करेंगे, सेशन में डिले बहुत कम होगा, कोशिश यही किया जाएगा कि थोड़ा सा टाइमली चीजें करवा दिया जाए।
तो बिहार स्पेशल हो जाएगा। फिर देन आफ्टर हम बिहार हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल, यही सबसे मेजर पोर्शन भी है। आप इसका पेजेस देख लो, 56 से लेकर ये पूरा कितना है 258 तक, तो बहुत एक लंबा है। बाकी कुछ जगह पे हम लोग सेलेक्टिव भी पढ़ लेंगे, जैसे कि बिहार इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी हो गया, तो क्योंकि उसमें बहुत चीज करंट बेस्ड है, थोड़ा वहां पे चीजों को हम उतना ही देखेंगे जितना हमारे काम का रहेगा। ऐसा नहीं कि मैं कुछ चीज छुड़वाऊंगा, बट काम की चीजें देखेंगे। बाकी तो हर चीज हम लोग कंप्लीट ही करेंगे अच्छे से। बाकी सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। अच्छा लगा तभी बताएं, नहीं लगा तब तो जरूर बताएं। 100% लाइक करें। बस डिसलाइक भी आप कर सकते हो, बट डिसलाइक जब आप करिएगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा कि सर इसलिए हम डिसलाइक कर रहे हैं आपका सेशन, रीजन जरूर दे दीजिएगा। ठीक। बाकी मेल भी आप कर सकते हो, rockyrahul228@gmail.com। कोई भी रिलेटेड इशू हो आपका एग्जाम रिलेटेड, आप वहां पे डिस्कशन कर सकते हो मुझसे। बाकी कैसा लगा वो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बता ही दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में वजह सीरीज के। थैंक यू।